नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सब ने जैसा कहा था कि एक साइंस की क्लास लाई जाए और आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही जो बच्चे पेपर देके आ चुके हैं उन सब ने कहा है कि साइंस सेगमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ बायो के भी सेगमेंट रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने एक पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार करने का प्रयास किया है साइंस स्पेसिफिक, जिसमें साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। ये क्लास आपकी बहुत दिन से पेंडिंग भी थी, तो चलिए बिना किसी देरी के आज क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में आपको साइंस के बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसा एग्जाम का ट्रेंड है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने MCQ यहाँ रखने का प्रयास किया है। जब कोई क्वेश्चन सामने आए तो क्या करना है, आपको खुद भी कोशिश करनी है उसको सॉल्व करने की, ये आपका भी काम है। तो चलिए साथ में मिलके करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। पहला सवाल है, कौन सा हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है या ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो बताइए कि हम कौन सा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है या कंट्रोल करने का काम करता है। इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागॉन, एड्रेनल या थायरॉक्सिन हार्मोन। बताइए कौन सा हार्मोन है जो आपके ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास, ये सवाल पूछा जाता है कि इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है। तो इंसुलिन पैंक्रियास से रिलीज होता है। दूसरी चीज, जो बाकी हार्मोन्स दिए हुए हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट? क्योंकि एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है। तो अगले इन हार्मोन्स के बारे में भी जान लेते हैं। ग्लूकागॉन क्या करता है? ये हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इंसुलिन का जस्ट अपोजिट है ये क्या करता है? ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इंसुलिन क्या कर रहा था? शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम कर रहा था, कम करने का काम कर रहा था। और ग्लूकागॉन क्या करता है? जस्ट इसका अपोजिट काम, ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है। एड्रेनोलिन क्या करता है? आपने देखा होगा कि जब भी कोई भय वाली स्थिति आती है तो आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। तो एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है? आपको किसी भी तरह के खतरे के प्रति सचेत करता है। इसीलिए इसे लड़ो या भागो भी कहा जाता है। लड़ो या भागो की स्थिति में रिलीज होने वाला हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी इसे कहा जाता है। तो एड्रेनलिन हार्मोन कब रिलीज होता है? जब आपका जो माइंड है वो किसी खतरे की स्थिति को भांपता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है? आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आप किसी भी तरह के खतरे के प्रति सचेत हो जाते हैं। तो जब आपको खतरा महसूस होता है, ऐसी स्थिति में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो ऐसी स्थिति में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन आप सबको पता है, आपकी थायराइड ग्रंथि ये गले वाली यहाँ पे रिलीज होता है। क्लियर? तो कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है या ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है? तो कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन, याद रखना है। सवाल पूछा जाता है इंसुलिन हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से रिलीज होता है, यानी कि पैंक्रियास से रिलीज होता है। ग्लूकागॉन हार्मोन आ जाएगा कि आपके ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाने का काम कौन करता है। इसने तो कम पूछा था कि कम कौन करता है या कंट्रोल कौन करता है। तो कंट्रोल इंसुलिन करता है। पूछ लेता बढ़ाता कौन है फिर? तो ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता कौन है? तो ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाने का काम होता है ग्लूकागॉन का, और ये जस्ट इंसुलिन के अपोजिट काम करता है, विपरीत काम करता है। एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है? किसी भी तरह का आपका जब शरीर या दिमाग खतरे की स्थिति के प्रति सचेत होता है तो खतरे की स्थिति में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन आपकी थायराइड ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम कोई क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो हम उसके इस वजह से सारी चीजें जानते हैं ताकि आपका एग्जामिनर अगर कुछ भी पूछता है हार्मोन से रिलेटेड तो वो आपसे बने। क्लियर? तो इतनी चीजें पता चली। तो कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को कम कर रहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से रिलीज हो रहा था? पैंक्रियास से। ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है। एड्रेनलिन क्या करता है? खतरे की स्थिति में रिलीज होता है, इसी वजह से इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के बंधन में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है? किस तरह के बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है? कौन सा ऐसा बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है? ऑप्शन है सहसंयोजक बंध, आयनिक बंधन, धात्विक बंधन, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है? तो ऐसा कौन सा बॉन्ड है? तो ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है? तो कौन सा है? आयनिक बंधन। इसमें क्या होता है? इसमें इस प्रक्रिया में कोई भी परमाणु
इस प्रक्रिया में कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बनाता है, धनात्मक आयन। कोई इलेक्ट्रॉन देगा किसी को तो वो तो प्लस में ही रहेगा ना, सीधी सी बात है। तो कौन सा आयन बनाता है, धनात्मक आयन। और दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कोई लेकर, कौन सा, अगर कोई ले रहा है, जैसे मान लीजिए किसी के पास किसी चीज की कमी है, तभी तो वो किसी से कोई चीज ले रहा है, तो वो कौन सा बनाएगा, वो ऋणात्मक आयन बनाएगा, ऋणात्मक आयन बनाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है कि परमाणु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खोकर, यानी कि किसी को इलेक्ट्रॉन देकर, तो देकर क्या बना रहा है, धनात्मक आयन बना रहा है। मैंने किसी को कोई चीज दी है तो मेरे पास वो सरप्लस में थी ना, ज़्यादा थी, मैं प्लस में थी उस चीज़ में, इस वजह से मैंने किसी को कोई चीज़ दे दी। तो ये परमाणु जो इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो वो क्या बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, धनात्मक आयन बनाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो क्या होगा, वो ऋणात्मक में चल रहा है, वो ऋणात्मक आयन बनाएगा। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, किसमें, आयनिक बॉन्ड में। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किसमें होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है आयनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड में क्या प्रक्रिया होती है कि एक परमाणु जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बनाता है, और वहीं दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेकर ऋणात्मक आयन बनाता है। सीधी सी बात है, जो कोई चीज़ कोई ग्रहण करेगा वो माइनस में चल रहा है। जैसे मैंने किसी से कोई चीज़ ली तो मतलब मेरे पास वो चीज़ की कमी थी, तो मैं क्या बनाऊंगी, ऋणात्मक आयन। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो वो किस में चला जाता है, वो प्लस में चला जाता है। तो कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है या इलेक्ट्रॉन देता है तो वो किस में जाता है, धनात्मक आयन बनाता है। और वहीं दूसरा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या बनाता है, ऋणात्मक आयन। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, और वो किस में होता है, आयनिक बॉन्ड में होता है। ठीक है, लेकिन अब सहसंयोजक बॉन्ड क्या है, ये भी तो जानना है कि सहसंयोजक बॉन्ड क्या होता है। तो सहसंयोजक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, ना कि आदान प्रदान होता है। तो याद रखिएगा कि ये जो सहसंयोजक बॉन्ड है इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को साझा किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का साझा किया जाता है। क्लियर। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों को साझा किया जाता है। धात्विक बॉन्ड क्या होता है, तो धात्विक बॉन्ड में जो बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो वहाँ पे धातु के बाहर चक्कर लगाता रहता है। हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे, धात्विक बॉन्ड के बारे में, लेकिन बेसिकली अभी आप ये जानिए कि आयनिक बॉन्ड क्या है, जिसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है और धनात्मक आयन बनाता है, और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणात्मक आयन बनाता है। और आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो पूछा क्या था कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किसमें होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किसमें हो जाएगा, आदान प्रदान आयनिक बॉन्ड में। और हमने समझा कि आयनिक बॉन्ड में कैसे हो रहा है आदान प्रदान, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो वो प्लस में चला जाता है, एक दूसरा लेता है तो वो माइनस में चला जाता है। और सहसंयोजक बॉन्ड क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, ना कि आदान प्रदान, साझा करते हैं एक दूसरे से। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैं पढ़ाती हूँ तो बोर्ड पूरा मेसी हो जाता है, लेकिन समझ में आ जाता होगा, इतना तो मुझे भी विश्वास है। चलिए, मानव शरीर में पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ होती है। ऑप्शन है आपके सामने, पेट में, मुंह में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। ये आपका MPPSC में पूछा गया सवाल था कि पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है। तो पाचन तंत्र की शुरुआत आपको, मैं पूरा पाचन तंत्र आपको समझा देती हूँ तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। पाचन तंत्र से रिलेटेड अगर कभी कोई सवाल पूछता है तो देखिए, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि जब आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, आपके मुंह में जाता है। तो सीधी सी बात है, भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होगा, आपके मुंह से ही होगा। आपने भोजन ग्रहण किया, आपने दांतों से चबाया, हमारे मुंह में लार होती है, लार के द्वारा क्या होता है, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। तो हमारे जो पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होगी, तो हमारे पाचन तंत्र की शुरुआत हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। और हमारे मुंह में किसका पाचन होता है, तो याद रखिएगा, हमारे मुंह में होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। हमारे मुंह में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद फिर भोजन हमारे पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद अमाशय में किसका पाचन होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये सवाल भी पूछा जाता है। अमाशय में किसका पाचन होता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। फिर खाना जाता है छोटी आंत में, और सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन यहीं होता है। सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। और पोषक तत्वों का अवशोषण भी कहाँ किया जाता है, पोषक तत्वों का अवशोषण भी छोटी आंत में ही किया जाता है। ये सवाल पूछा गया था कि भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत क्या करती है,
आप छोटी आंच से खाना पच गया, छोटी आंच से खाना पचने के बाद कहाँ जाता है, बड़ी आंच में, पूरा पचा हुआ भोजन, तो वो अपशिष्ट बन जाता है। वो अपशिष्ट जब बड़ी आंच में जाता है तो बड़ी आंच क्या करती है, उस अपशिष्ट से नमक और पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और शेष अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। तो बड़ी आंच क्या करती है, तो बड़ी आंच जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उससे नमक और पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो अब आपको समझ में आया कि पाचन तंत्र कैसे काम करता है। आपने खाना मुंह में डाला, मुंह में किसका पाचन शुरू हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। पेट में गया अमाशय, अमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ। फिर लीवर, जब लीवर में भोजन जाता है तो याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लीवर यानी कि यकृत। तो लीवर में आपका किसका पाचन होता है, लीवर में आपका होता है वसा का पाचन। ये पूछा गया सवाल है कि लीवर में किसका पाचन होता है, तो लीवर में वसा का पाचन होता है। और वसा का पाचन क्यों होता है, क्योंकि यही लीवर है जहाँ पित्तरस रिलीज होता है। तो पूछा जाता है पित्तरस कहाँ रिलीज होता है, तो पित्तरस लीवर में रिलीज होता है। क्लियर। तो मानव शरीर में पाचन तंत्र की शुरुआत आपके मुंह से होती है। फिर भोजन जाता है अमाशय में, तो अमाशय में किसका पाचन होता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। फिर लीवर यानी कि यकृत, यकृत में वसा का पाचन होता है क्योंकि वहाँ पित्तरस रिलीज होता है। फिर भोजन जाता है छोटी आंत में। तो पूछा जाता है कि भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन छोटी आंत में ही होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है, आपकी छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत क्या करती है, छोटी आंत से भोजन पचने के बाद जब वो बड़ी आंत में जाता है, तो जो बड़ी आंत में भोजन गया या कह लीजिए अपशिष्ट गया, तो बड़ी आंत क्या करती है, उस अपशिष्ट से नमक को एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे पानी को अवशोषित कर लेती है और शेष अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। ये होता है आपका पूरा पाचन तंत्र। तो अब पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो मैं आशा करती हूँ कि आपसे सवाल बनेगा। तो पाचन तंत्र की शुरुआत आपके मुंह से हुई। मुंह में होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, अमाशय में खाना गया, अमाशय में हुआ प्रोटीन का पाचन, लीवर में जो खाना गया वहां होता है वसा का पाचन, लीवर में ही पित्तरस रिलीज होता है। भोजन का सबसे ज्यादा पाचन करेगी आपकी छोटी आंत, वहीं पोषक तत्वों का अवशोषण होगा और बड़ी आंत में नमक और पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो सवाल कैसा भी पूछे कि पित्तरस कहाँ रिलीज होता है, तो आपको पता होना चाहिए लीवर में। वसा का पाचन कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए लीवर में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए अमाशय में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए मुंह में। पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। नमक और पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में। क्लियर। तो मानव शरीर में पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे मुंह से, क्योंकि खाना सबसे पहले कहाँ जाता है, आपके मुंह में ही जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। अब कभी भी पाचन तंत्र से रिलेटेड सवाल आएगा, मेरी गारंटी है आपसे गलत नहीं होगा वो। चलिए, कौन सा गैस बिना रंग और गंध के जलती नहीं है। बेसिकली पूछा गया है ऐसी कौन सी गैस है जो रंगहीन है, ऐसी कौन सी गैस है जो गंधहीन है, और ऐसी कौन सी गैस है जो जलती नहीं। बताइए ऐसी कौन सी गैस है, ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी गैस है जो बिना रंग के, बिना गंध के और जलती नहीं है। मतलब रंगहीन गैस है, गंधहीन है और वो जलती भी नहीं है। ऐसी कौन सी गैस है, बताइए। ऐसी है नाइट्रोजन गैस। कौन सी, नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस कैसी गैस कही जाती है, अक्रिय गैस कही जाती है। अक्रिय गैस कही जाती है, जो रंगहीन भी होती है, गंधहीन भी होती है और ये जलती भी नहीं है। क्लियर। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन अति ज्वलनशील है। ऑक्सीजन क्या है, जलने में सहायक होती है। मैं लिख देती हूँ क्योंकि कभी कभी सवाल पूछता है ये। हाइड्रोजन कैसी है, हाइड्रोजन अति ज्वलनशील, अति ज्वलनशील गैस है। तो हाइड्रोजन कैसी है, हाइड्रोजन अति ज्वलनशील गैस है। क्लियर। नाइट्रोजन अक्रिय गैस है, रंगहीन, गंधहीन और जो जलती भी नहीं है। ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। ऑक्सीजन क्या करती है, जलने में सहायक होती है। स्वयं नहीं जलती है लेकिन जलने में सहायक होती है। जो ऑक्सीजन गैस होती है वो स्वयं नहीं जलती है लेकिन जलने में सहायक होती है। क्लियर। और ये जो मीथेन है, तो आप सबको पता है कि मीथेन गैस क्या है, ये भी ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील गैस। क्लियर। तो पूछा क्या था कि जो बिना गंध के, बिना गंध रंग के होती है और जलती नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस है, जो रंगहीन भी है, गंधहीन भी है और जलती भी नहीं है। इसी वजह से इसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है।
क्लियर। लेकिन बाकी जो ऑप्शंस में दिए गए थे आपको ये भी जानना ज़रूरी है, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से अति ज्वलनशील गैस कौन सी है। तो अति ज्वलनशील गैस कौन सी है, तो अति ज्वलनशील गैस है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी गैस है जो स्वयं तो नहीं जलती है लेकिन जलने में सहायता करती है। तो ऐसी कौन सी गैस है जो स्वयं तो नहीं जलती है लेकिन जलने में सहायता करती है, तो वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। कि ये स्वयं नहीं जलती किंतु जलने में सहायक होती है। और मीथेन भी एक तरह की ज्वलनशील गैस ही है। और कौन सी गैस रंगहीन गंधहीन थी, तो अब पता ही चल गया है, नाइट्रोजन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में आपके अगर आपके 4 ऑप्शन हैं तो आपके 4 फैक्ट तैयार हो रहे हैं एक क्वेश्चन में। इस क्लास की ये इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान से पढ़ना है। किसमें गुरुत्वाकर्षण बल, किससे गुरुत्वाकर्षण बल निर्धारित होता है, ये बताइए। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किससे निर्धारित होता है, केवल वस्तु के द्रव्यमान से, केवल दूरी से, द्रव्यमान और दूरी दोनों से, या घर्षण से। बताइए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किससे निर्धारित होता है, बताइए। देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो गुरुत्वाकर्षण बल का निर्धारण न्यूटन का एक नियम आपने सुना होगा, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का कौन सा था, यहां मैं लिख देती हूं अलग से, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। उसका एक सूत्र आपने देखा होगा। ये जो सूत्र है ये कई जगह इंपॉर्टेंट होता है और इससे आपको कई सारे आज फैक्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। इसमें ये क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है ये सार्वभौमिक स्थिरांक है, स्थिरांक है। m1 m2 क्या होते हैं, तो ये m1 m2 दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान होते हैं, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान है। और r क्या है, ये दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये सूत्र देख के कि इसमें ये द्रव्यमान है और इसमें ये दूरी है। और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का निर्धारण किसके द्वारा हो रहा है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा, जिसमें दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान और उसकी दूरी का वर्णन किया गया है। तो अब मुझे बताइए किससे गुरुत्वाकर्षण बल निर्धारित होगा, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी। तो किससे निर्धारित किससे निर्धारित होगा, द्रव्यमान और दूरी दोनों से। क्लियर। अभी विश्वास सही पूरी तरीके से नहीं हुआ है, बट चलिए कोई बात नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण बल का निर्धारण किससे होता है, द्रव्यमान और दूरी से होता है। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण नियम का सूत्र क्या है, F = G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, m1 m2 दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान है और r2 दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। तो इस सूत्र के माध्यम से, यानी कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम के सूत्र के माध्यम से हम जान सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का निर्धारण दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी द्वारा निर्धारित होता है। तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा निर्धारित होता है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी के द्वारा। क्लियर। तो किससे गुरुत्वाकर्षण बल निर्धारित होगा, द्रव्यमान और दूरी दोनों से। ये सूत्र बेसिकली आपको याद रखना है, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। F = G ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, m1 m2 दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, और r क्या होती है, r दो वस्तुओं के बीच की दूरी होती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का निर्धारण किसके द्वारा हो रहा है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के द्वारा। क्लियर। तो वही पूछा था, गुरुत्वाकर्षण बल का निर्धारण तो द्रव्यमान और दूरी द्वारा। ये सूत्र याद रहेगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का, तो आपको ये चीज हमेशा याद रहेगी कि द्रव्यमान और दूरी से निर्धारित होता है गुरुत्वाकर्षण बल। आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, बताइए। आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, संयोजकता, घनत्व। देखिए, जो पुरानी आवर्त सारणी थी, तो पुरानी आवर्त सारणी के जनक कौन कहे जाते हैं, मेंडलीव। पुरानी आवर्त सारणी के जनक कौन थे, मेंडलीव। और उन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया था, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, हेनरी मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी किनके अनुसार है, हेनरी मोसले। और इन्होंने किस आधार पे व्यवस्थित किया है तत्वों को, तो उनके बढ़ते परमाणु क्रमांकों के आधार पे।
तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो तत्व हैं वो किस आधार पर व्यवस्थित है, पर बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित है। तो आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या इसी को कहते हैं। क्लियर? परमाणु संख्या क्या होती है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। क्लियर? तो प्रोटॉन परमाणु संख्या क्या है? किसी भी परमाणु नाभिक में ही प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती है। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो 11 क्या है? उसमें प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है। तो आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी किनके अनुसार है? हेनरी मोसले ने बनाई है। और हेनरी मोसले ने जो आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया है तो किस आधार पे? परमाणु संख्या के आधार पे। और परमाणु संख्या क्या है? किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। मान लीजिए जैसे मैंने क्या कहा, सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, तो उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या है वो कितनी है? 11, इसीलिए उसका परमाणु संख्या 11 है। क्लियर? तो वर्तमान आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन कहे जाते हैं? तो हेनरी मोसले कहे जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। क्लियर? चलिए, और आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाई थी? मेंडलीव ने बनाई थी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक से एक सवाल जरूर पूछ रहा है आपके एग्जाम में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है, वॉट है? बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? आप सबको पता है, एम्पियर। क्लियर? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। ओम किसका है? तो आप सबको पता है ओम किसका है? प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का। वॉट किसका है? पावर यानी कि शक्ति का। और वोल्ट किसका है? बताइए वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? बताइए, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वोल्ट किसका एसआई मात्रक है। मैं ही बता दूं? चलिए बता ही देते हैं। वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक है। क्लियर? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। ओम पूछता, ओम किसका है? तो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का। वॉट किसका है? तो पावर यानी कि शक्ति का। वोल्ट किसका है? तो विभवांतर का है। क्लियर? तो विद्युत धारा का पूछा था तो विद्युत धारा का एम्पियर। कौन सा तत्व अर्धचालक के रूप में प्रसिद्ध है? सेमीकंडक्टर कौन है? निम्नलिखित में से अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के रूप में कौन सा है? सिलिकॉन है, लोहा है, तांबा है, स्वर्ण है यानी कि गोल्ड है। और इस सेमीकंडक्टर का उपयोग मैं आपको बता दूं किसमें होता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है। अब आप शायद बता पाए कहाँ होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होती है, वहाँ इस सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। अब बताइए कौन सा सेमीकंडक्टर के रूप में है, कौन सा अर्धचालक के रूप में है? बताइए तो कौन सा है सेमीकंडक्टर? सिलिकॉन। अर्धचालक कौन है? सिलिकॉन है। और ये आवर्त सारणी के किस समूह में आता है? बताइए, ऐसे सवाल भी तो आ रहे हैं ना आपके एग्जाम में कि आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है ये? तो आवर्त सारणी के समूह 14, समूह 14, इसका सदस्य है सिलिकॉन। तो ये भी याद रखना है आपको। तो कौन सा तत्व अर्धचालक है? तो अर्धचालक कौन सा है? सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर है। आवर्त सारणी के किस समूह का भाग है? तो आवर्त सारणी के समूह 14 में आता है ये तत्व। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर? तो कौन सा तत्व अर्धचालक है? तो सिलिकॉन है। और किस समूह में है आवर्त सारणी के? तो 14 नंबर में। किसे न्यूटन का पहला नियम कहा जाता है? किसे न्यूटन का पहला नियम कहा जाता है? ऑप्शन है आप सभी के सामने। जड़त्व का नियम, F = ma, F = g m1m2/r²। ये जो हमने पढ़ा था ना अभी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। तो गुरुत्वाकर्षण बल किस दो चीज़ों पे निर्भर हो रहा था? दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान और उनकी दूरी पे निर्भर कर रहा था। ये वो वाला सूत्र है। और अगला है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब मुझे बताइए न्यूटन का पहला नियम किसे कहा जाता है? तो न्यूटन का पहला नियम क्या था कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। आप कहीं बैठे हुए हैं और आप जहाँ भी बैठे होंगे वहाँ कोई दरवाज़ा होगा। अगर वो दरवाज़ा खुला हुआ है तो वो खुला ही रहेगा जब तक कि आप उसे जाके बंद ना करें, या अगर वो दरवाज़ा बंद है तो जब तक बंद रहेगा जब तक कि आप उसे जाके ओपन ना करें। तो जब तक आप किसी चीज़ पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो वो चीज़ एक्टिव जोन में नहीं आएगी, वो अपनी जड़त्व स्थिति में ही रहेगी। और यही कहता है न्यूटन का नियम पहला, कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगी,
गेट खुला है तो वो खुला ही रहेगा, बंद है तो बंद ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य आरोपित ना किया जाए। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है न्यूटन का जड़त्व का नियम। तो न्यूटन का पहला नियम क्या है? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि आप उस पर बाह्य नहीं लगाएंगे। F इक्वल टू एम ए क्या है? F इक्वल टू एम ए न्यूटन का दूसरा नियम, सेकेंड नियम। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? F इक्वल टू एम ए। अभी जो हमने पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था कि दो वस्तुओं का द्रव्यमान और दूरी पर गुरुत्वीय बल निर्भर करेगा। अगला क्या था? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ये कार्य की परिभाषा है, ये कार्य की परिभाषा का सूत्र है। कोई भी कार्य कब किया हुआ माना जाता है? मान लीजिए मैंने ये पेंसिल उठाई है, ये पेंसिल अपनी जगह पे स्थिर है, तो ये कार्य कब माना जाएगा? जब मैं इस पेंसिल को उठा के दूसरी जगह रख दूंगी, मतलब पेंसिल का विस्थापन हो जाएगा। तो कार्य की परिभाषा क्या होती है कि उस पर लगाया गया बल और विस्थापन। जरूरी मैंने पेंसिल पे बल लगाया, ये मान लीजिए पेंसिल रखी हुई है, मैंने इस पे बल लगाया और यहीं उसको रख दिया, क्या कोई कार्य हुआ? नहीं हुआ। कार्य कब होगा? कि जब मैं बल लगाऊं, मैंने फोर्स लगाया और क्या हो? विस्थापन हो, और मैं इसे उठा के दूसरी जगह रख दूं, तब कार्य हुआ माना जाता है। तो कभी कभी परिभाषा पूछी जाती है कार्य की, तो कार्य की परिभाषा होती है बल गुणे विस्थापन। तो याद रखना है आपको, सामने था तो मैंने बता दिया। चलिए, तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगे। और दूसरा नियम क्या है? F इक्वल टू एम ए। ये गुरुत्वीय बल वाला जो हमने अभी सवाल किया था, और ये कार्य की परिभाषा है कि कोई कार्य कब किया हुआ माना जाता है? जब उस पर फोर्स तो लगे, फोर्स तो लगाया मैंने, लेकिन उसमें विस्थापन भी हो, वो उसमें कुछ कार्य भी हो। क्लियर? चलिए, गति और त्वरण के बीच संबंध कौन सा सूत्र दर्शाता है? बताइए। गति और त्वरण के बीच संबंध कौन सा सूत्र दर्शा रहा है? F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम अपॉन भी F इक्वल टू एम ए स्क्वायर, F इक्वल टू एम प्लस वन। बताइए कौन सा नियम है जो गति और त्वरण के बीच संबंध दर्शा रहा है? बताइए कौन सा नियम है जो गति और त्वरण के बीच संबंध दर्शा रहा है? तो गति और त्वरण के बीच संबंध कौन दर्शा रहा है? F इक्वल टू एम ए। कैसे? देखिए क्या दिया हुआ है सूत्र, F इक्वल टू एम ए। F क्या है? किसी वस्तु पर लगने वाला बल। F क्या है? किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल है F, लगने वाला बल। ठीक है। M क्या है? उस वस्तु का द्रव्यमान, और ये त्वरण। तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब बताइए गति और त्वरण के बीच संबंध कौन सा दर्शाएगा? तो गति और त्वरण के बीच संबंध दर्शाने वाला सूत्र हो जाएगा F इक्वल टू एम ए, कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? तो F इक्वल टू एम ए किसके बीच संबंध दर्शाएगा? गति और त्वरण के बीच संबंध दर्शाएगा कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जहां तक यहाँ पे मेरे अनुसार द्रव्यमान भी हो सकता था कि द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध कौन दर्शाता है, या बल और त्वरण के बीच संबंध कौन दर्शाता है? तो ये वाला सूत्र F इक्वल टू एम ए, कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? F इक्वल टू एम ए। क्लियर? चलिए, F इक्वल टू एम ए किसका नियम था? न्यूटन का दूसरा नियम था। पहला नियम तो जड़त्व का था। आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है वो किसने दिया था? बताइए, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? ऑप्शन है आप सभी के सामने, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ, मोस्ले, डॉल्टन। शायद इसके पहले वाला सवाल कुछ मिसप्रिंट था, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसके पहले वाला सवाल था वो थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट था। तो देखते हैं उसको कि क्या है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है वो किसने दिया था? तो मैंने आपको बताया कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस आधार पर व्यवस्थित है। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसको किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन कहे जाते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कहे जाते हैं हेनरी मोस्ले। तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया था हेनरी मोस्ले ने। और सबसे पहले आवर्त सारणी किसने दी थी? मेंडलीफ ने, आप सब जानते हैं।
क्लियर। तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम हेनरी मोसले ने दिया था, और उन्होंने तत्वों जो आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया, तो उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे। परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, बताइए। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, मुझे ये क्वेश्चन बताना चाहिए आपको या नहीं बताना चाहिए, बताइए। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है आप सबके सामने, फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, रेडियस। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। ये कहाँ पाई जाती है, आपके जांघ में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज। सबसे छोटी कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। बताइए कहाँ पाई जाती है स्टेपीज, कमेंट करके बताइएगा कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, ये कहाँ पाई जाती है। ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है, आपकी ऊपरी बाह में। ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है, ऊपरी बाह में पाई जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, मान लीजिए कभी पूछ ले कि ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है। क्लियर। टिबिया, टिबिया शायद निचले पैर में पाई जाती है, ये जो आपका निचला पैर होता है वहाँ टिबिया पाई जाती है। और रेडियस शायद अग्रभाग में पाई जाती है ये। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। ये जांघ में पाई जाती है, या सबसे बड़ी हड्डी कह लीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी है स्टेपीज। कहाँ पाई जाती है, कमेंट करके बताइएगा। जो ह्यूमरस हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है, आपकी ऊपरी बाह में पाई जाती है। टीबिया कहाँ पाई जाती है, ये आपका जो निचला पैर होता है उस हिस्से में पाई जाती है। तो जब दी हुई है तो थोड़ा सा जानकारी जरूरी है इनके विषय में भी। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर। चलिए, जो बाकी है ह्यूमरस और टीबिया, तो याद रखिएगा टीबिया निचले पैर में पाई जाती है, और ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है, आपके कहाँ बताया मैंने, अग्रभाग में। क्लियर। तो ह्यूमरस कहाँ पाई जा रही थी, ऊपरी बाह में जो पाई जा रही थी। किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है, ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किस में होती है, हवा में, पानी में, लोहा में, लकड़ी में। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ध्वनि क्या है। ध्वनि एक तरह की यांत्रिक तरंग है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि ध्वनि क्या है, तो ध्वनि एक तरह से यांत्रिक तरंग है। और मैंने बताया था कि यांत्रिक तरंगों को बहने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। क्या बताया था मैंने आपको कि माध्यम की आवश्यकता यांत्रिक तरंगों को होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो यांत्रिक तरंगों को बहने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम क्या होते हैं, वो माध्यम हो जाते हैं ठोस, द्रव और गैस। और ध्वनि सबसे ज्यादा किस में प्रवाहित होती है, या ध्वनि सबसे ज्यादा तेज किस में होती है, या ध्वनि की गति सबसे ज्यादा तेज किस में होती है, ध्वनि की गति सबसे ज्यादा तेज होती है किसी भी ठोस पदार्थ में। अब आप इसमें को देख के बताइए कि सबसे ज्यादा ठोस पदार्थ कौन दिख रहा है आपको। हवा ठोस दिख रही है क्या, पानी तो सीधे सीधे द्रव अवस्था में है। लोहा ज्यादा ठोस है कि लकड़ी, ऑब्वियस सी बात है लोहा। तो ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किस में हो जाएगी, ध्वनि की गति सबसे ज्यादा हो जाएगी लोहे में। क्यों, क्योंकि पूछा जाता है कि ध्वनि कैसी तरंग है, तो आपको ये भी याद रखना है कि ध्वनि एक तरह से यांत्रिक तरंग है। पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी तरंगे हैं जिनको बहने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ऐसी कौन सी तरंगे हैं, तो यांत्रिक तरंगे हैं जिन्हें बहने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम क्या हो सकते हैं, वो माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। और ध्वनि सबसे ज्यादा किस माध्यम में बहती है, तो सबसे ज्यादा ठोस में बहती है। सवाल क्या पूछा था, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, तो ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किस में होती है, ठोस में होती है। और निम्नलिखित ऑप्शंस में से हमें ठोस कौन दिख रहा है, तो निम्नलिखित ऑप्शन में से हमें ठोस दिख रहा है लोहा। इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा लोहा। तो क्या चीजें जानी आपने कि ध्वनि होती है यांत्रिक तरंगे। माध्यम की आवश्यकता किन तरंगों को होती है, ध्वनि तरंगों को। क्यों, क्योंकि वो यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि की गति सबसे ज्यादा तेज किस में होती है, ठोस में होती है। तो कोई भी ठोस पदार्थ होगा उसमें ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होगी, तो लोहे में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा है। कमेंट करके बताइए। पिछली जो साइंस की क्लास ली थी मैंने बताया था कि ऐसी कौन सी तरंगे हैं जिनको बहने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मैंने बताया था कि ऐसी कौन सी तरंगे हैं पिछली ही क्लास में जिनको बहने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और बताइए, क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उनको बहने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या, या नहीं होती। तो याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को बहने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और यांत्रिक तरंगों को आवश्यकता होती है। और वो माध्यम कौन से हो सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और चूंकि ध्वनि यांत्रिक तरंग है तो सबसे ज्यादा किस में बहेगी, ठोस में बहेगी। ठोस क्या है, लोहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किस में होती है, लोहे में होती है। राइट। चलिए आगे बढ़िए। किस अंग में पित्त बनता है। देखिए हमने पाचन तंत्र पढ़ा, अब हमसे कितने अच्छे से आंसर्स बनेंगे।
किस अंग में पित्त बन रहा है बताइए मुझे। लीवर में बन रहा है, अग्नाशय में बन रहा है, स्टमक में बन रहा है, छोटी आंत में बन रहा है। हमने पाचन तंत्र पढ़ा था, तो हमने क्या जाना था कि पित्त कहाँ बन रहा था। ये जो आपका लीवर है ये किसका पाचन कर रहा था, वसा का पाचन कर रहा था। लीवर किसका पाचन कर रहा था, वसा का। और इसी लीवर में क्या रिलीज हो रहा था, तो हमने जाना था कि इसी लीवर में क्या रिलीज हो रहा है, पित्तरस रिलीज हो रहा है। और पूछा भी क्या है कि पित्तरस कहाँ रिलीज होता है, तो पित्तरस कहाँ रिलीज होता है, लीवर में। क्योंकि हमने पाचन तंत्र पढ़ा है तो हमसे राइट आंसर बनेगा। और चीज मुझे बताइए, ये पैंक्रियाज अग्नाशय, यहाँ पे कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा था, हमने पढ़ा था कि जो पैंक्रियाज है यहाँ पे कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा था। तो हमने क्या जाना था कि यहाँ पे कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इंसुलिन हार्मोन कहाँ रिलीज हो रहा था, अग्नाशय से। और छोटी आंत में क्या हो रहा था, आपके भोजन का सबसे ज्यादा पाचन हो रहा था। क्लियर। तो पित्त कहाँ बनता है, पित्त बनता है लीवर में। और यह इस पित्त रस रिलीज होता है किसके पाचन के लिए, वसा के पाचन के लिए। क्लियर। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है बताइए। ओम का नियम का सूत्र क्या है, ओम का नियम क्या कहता है, P इक्वल टू वी आई, V इक्वल टू आई आर, Q इक्वल टू आई टी, W इक्वल टू F इंटू डी। तो यह तो हमने जाना है कि हमने अभी पढ़ा कि ये किसकी परिभाषा है, कार्य की परिभाषा है। कार्य की परिभाषा बल गुणे विस्थापन, कि किसी चीज पर बल तो लगेगा लेकिन जब तक उस पर विस्थापन नहीं होगा तो कार्य हुआ नहीं माना जा सकता। कोई भी चीज कार्य कब मानी जाएगी, ये मैंने बल लगाया, इसको यहीं रख दिया, क्या कोई कार्य हुआ, नहीं। मैंने इस पे बल लगाया, फोर्स लगाया और मैंने उसे उठा के दूसरी जगह रख दिया, विस्थापन हुआ, तभी कार्य माना जाएगा। तो ये सबसे नीचे वाला तो कार्य की परिभाषा है। अब आप मुझे बताइए कि ओम का नियम क्या कहता है, या ओम के नियम की ओम के नियम का सूत्र क्या है। ओम के नियम का सूत्र होता है V इक्वल टू आई आर, कि किसी भी गैस का आयतन उस पर लगने वाले आवेश और रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होती है। मैं एक सेकंड पानी पी लूं। तो ओम का नियम क्या कहता है कि V इक्वल टू आई आर, मतलब किसी चालक पर लगने वाली धारा, किसी चालक पर प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो चालक के दोनों सिरों पर प्रवाहित होने वाले या चालक के दोनों सिरों पर लगने वाले विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी कि V समानुपाती I की। मतलब किसी चालक पर प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक के दोनों सिरों पर प्रवाहित होने वाले विभवांतर के समानुपाती होती है। और ये सूत्र फिर क्या हो जाता है, V इक्वल टू आई आर, जहाँ V क्या हो जाता है, V हो जाता है वोल्टेज, V क्या होता है वोल्टेज, I क्या हो जाती है धारा, और R क्या हो जाता है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। और इसी प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। तो ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भी चालक पर प्रवाहित होने वाली धारा मतलब I, वो चालक के दोनों सिरों पर प्रवाहित होने वाले विभवांतर यानी कि V के समानुपाती होती है। ये कहलाता है ओम का नियम। और इसे ही क्या कहते हैं, V इक्वल टू आई आर से डिनोट करते हैं, जहाँ V इक्वल टू क्या होता है, चालक के दोनों सिरों पर लगने वाला विभवांतर यानी कि वोल्टेज, I क्या होती है चालक पर प्रवाहित होने वाली धारा, R क्या होता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। क्लियर। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम V इक्वल टू आई आर से डिनोट किया जाता है। और ओम के नियम की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी चालक पर लगने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा चालक के दोनों सिरों पर लगने वाले विभवांतर के समानुपाती होती है। और ये सूत्र जब ओपन होता है तो ये हो जाता है V इक्वल टू आई आर, जहाँ V वोल्टेज है, I चालक में प्रवाहित होने वाली धारा है और R प्रतिरोध है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बताने की क्या ज़रूरत है कि V क्या है, I क्या है, R क्या है। पूछा जाता है, ये सवाल ऐसे पूछा जाता है कि आपके सामने सूत्र दे देगा V इक्वल टू आई आर, निम्नलिखित में से I क्या है, निम्नलिखित में से I क्या है। फिर आप क्या बताएंगे, ये सवाल इस तरीके से पूछा जाता है। तो I क्या है, चालक पर प्रवाहित होने वाली धारा है। पूछ लेगा V क्या है, V क्या है, चालक के दोनों सिरों पर लगने वाला विभवांतर यानी कि वोल्टेज है। R क्या है, तो R क्या है, प्रतिरोध है यानी कि रेजिस्टेंस, जिसका SI मात्रक होता है ओम। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वजह से किसी भी चीज़ को थोड़ा सा डीप लेवल पे जाके जानना ज़रूरी होता है, ताकि जब एग्जामिनर पूछे कैसा भी सवाल तो हमसे बने। ये सवाल पूछा गया सवाल है, अभी कोई किसी ने कमेंट किया था एक दिन कि V इक्वल टू आई आर में ऐसा पूछा गया था कि I क्या है तो I क्या है, I चालक में प्रवाहित होने वाली धारा है।
क्लियर। वी क्या है, चालक में जो चालक के दोनों सिरों पर लगने वाला विभवांतर यानी कि वोल्टेज, और आर क्या है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। क्लियर। तो याद रखिएगा ओम के नियम का सूत्र V = IR। विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक, देखिए पूछ ही लिया रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है, वॉट है, क्या है। विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक अभी हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक होता है ओम। एम्पियर किसका था, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। वॉट किसका था, पावर यानी कि शक्ति का। और वोल्ट किसका था बताइए, विभवांतर का, विभवांतर का एसआई मात्रक। तो विद्युत प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या था, ओ। क्लियर। एम्पियर याद रखिएगा विद्युत धारा का होता है, वॉट शक्ति का होता है, और वोल्ट विभवांतर। क्लियर। चलिए, बॉयल के नियम के अनुसार दाब और आयतन का क्या संबंध होता है, बताइए। बॉयल के नियम के अनुसार, बॉयल के नियम के अनुसार दाब और आयतन के बीच क्या संबंध होता है, प्रत्यक्ष, व्युत्क्रमानुपाती, कोई संबंध नहीं, समानुपाती। तो क्या होता है बॉयल का नियम, बॉयल का नियम कहता है कि किसी भी वस्तु पर या किसी भी गैस का जो आयतन है उस पर लगने वाले दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस स्थिति में, तो याद रखिएगा स्थिर तापमान पर। कैसी स्थिति में, स्थिर तापमान पर। तापमान यानी कि टेम्परेचर स्थिर रहता है, तो स्थिर तापमान पर किसी भी गैस का जो आयतन है उस गैस पर लगने वाले दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि आयतन बढ़ाया जाएगा, मान लीजिए यदि आयतन बढ़ाया गया तो दाब क्या है, दाब घटेगा। तो ये ऐसा कौन सा संबंध है ये, तो किस प्रकार का संबंध है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो बॉयल का नियम क्या कहता है कि स्थिर तापमान पर किसी भी गैस का जो आयतन है वो उस गैस पर लगाए गए दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यदि गैस का आयतन बढ़ाया जाएगा तो उसका दाब घट जाएगा, यदि गैस का आयतन घटाया जाएगा तो दाब बढ़ जाएगा। उल्टा संबंध होता है किस स्थिति में, तो स्थिर तापमान पर। पूछा जाता है बॉयल का जो नियम है वो किस पर ज्ञात किया जाता है, स्थिर दाब पर, स्थिर आयतन पर, स्थिर तापमान पर। तो आपको पता होना चाहिए किस पे ज्ञात किया जाता है, स्थिर तापमान पर। पहली चीज, बॉयल के नियम का सूत्र क्या है, बॉयल के नियम का सूत्र होता है V, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, दाब के। मतलब किसी भी वस्तु का जो, किसी भी गैस का जो आयतन है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि गैस का आयतन बढ़ाया जाएगा तो उसका दाब घटेगा, यदि गैस का आयतन घटाया जाएगा तो उसका दाब बढ़ेगा। तो कैसा संबंध है, व्युत्क्रम संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। और बॉयल का नियम किस पे ज्ञात किया जाता है, स्थिर तापमान पर ज्ञात किया जाता है। क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये होता है बॉयल का नियम। तो बॉयल के नियम के अनुसार किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा संबंध होता है। क्लियर। तो बॉयल का नियम क्लियर हुआ, ओम का नियम क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा अंग है जो पाचन में मदद करता है, कौन सा अंग है जो पाचन में मदद करता है लेकिन स्वयं भोजन को नहीं पचाता है। ऑप्शन है आप सबके सामने, लीवर, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। ऐसा कौन सा अंग है जो पाचन में मदद करता है लेकिन भोजन नहीं पचाता, पाचन में मदद करता है। देखिए छोटी आंत हमने पढ़ा, भोजन का सबसे ज्यादा पाचन यहाँ हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्या पूछा है भोजन नहीं पचाता, ऐसा अंग कौन सा है, तो भाई सबसे ज्यादा भोजन का पाचन तो छोटी आंत में ही हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा तो यही पचाती है। बड़ी आंत नमक और पानी का अवशोषण करती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पेट में जाता है तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, तो पेट में भी सबसे ज्यादा भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का जो पाचन है वो कहाँ नहीं होता है, केवल सहायक होता है। तो याद रखिएगा कि जो लीवर है, आप सबको पता होगा कौन सा रस रिलीज करता है, पित्त रस रिलीज करता है। और पित्त रस किस में हेल्प करता है, वसा के पाचन में हेल्प करता है। मतलब ये भोजन को पचाने में मदद करता है, लेकिन लीवर से वो एंजाइम नहीं रिलीज होते हैं जो भोजन के पाचन के लिए होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो लीवर है वो क्या करता है, भोजन पचाने में सहायक होता है। लीवर क्या होता है, भोजन पचाने में सहायता करता है, ना कि भोजन पचाता है। इसी वजह से लीवर से क्या रिलीज हो रहा है, पित्तरस। और पित्तरस किसके पाचन में सहायक है, वसा के पाचन में सहायक है। और आपके लीवर से सीधे भोजन पचाने वाले एंजाइम्स रिलीज नहीं होते। याद रखिएगा कि जो आपका ये लीवर है इससे सीधे भोजन पचाने वाले एंजाइम्स रिलीज नहीं होते। सीधे भोजन पचाने वाले जो एंजाइम हैं वो रिलीज नहीं होते, वो रिलीज नहीं होते।
सिर्फ ये भोजन पचाने में सहायक होता है। तो जो आपका लीवर है वो क्या करता है, वो पित्त रस को रिलीज करता है, उससे वसा का पाचन होता है, लेकिन इसमें सीधे भोजन को पचाने वाले एंजाइम्स रिलीज नहीं होते हैं। कहाँ से? लीवर से। क्लियर? तो लीवर क्या करता है, लीवर भोजन को पचाने में सिर्फ मदद करता है, ना कि भोजन सीधे पचाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सीधे भोजन पचाने वाले एंजाइम्स रिलीज नहीं होते। क्लियर? चलिए, तो कौन सा अंग भोजन पाचन में मदद करता है लेकिन भोजन नहीं पचाता? राइट आंसर हो जाएगा लीवर। क्लियर? चलिए, NaCl में किस प्रकार का बंधन होता है? NaCl में कैसा बॉन्ड है बताइए। NaCl में किस प्रकार का बंधन होता है? ऑप्शन है आप सबके सामने, आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध या हाइड्रोजन बंध। बताइए NaCl में कैसा बॉन्ड होता है? Na और Cl में कैसा बॉन्ड होता है? Na क्या है? सोडियम क्या है? आप सबको पता है धातु है। क्लोरीन क्या है? आप सबको पता है अधातु। अब बता दीजिए कैसा बॉन्ड है, अब बता दीजिए कि दोनों में कैसा बॉन्ड है। तो इनमें क्या हो रहा है, ये धातु है, ये अधातु है, मतलब इसमें सीधी सी बात है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का हस्तांतरण होगा। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, हस्तांतरण होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होगा तो या तो इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, एक परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो वो धनात्मक आयन बना लेगा, और एक लेगा, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो ऋणात्मक आयन बना लेगा। तो ऐसा बॉन्ड हमने शुरू में ही पढ़ा था, ऐसा बॉन्ड हमने किसको पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड को, कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाता है, धनात्मक आयन, और दूसरा परमाणु क्या इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना रहा है, ऋणात्मक आयन। और ये किसमें होता है, ये चीज आयनिक बॉन्ड में होती है। ये हमने पहले भी सवाल इस तरह का किया था। तो NaCl किस प्रकार का है, तो देखिए सोडियम क्या है, धातु है, तो ये धातु है तो वो क्या बनाएगी, मान लीजिए धनात्मक आयन, ठीक है, इसने धनात्मक बनाया, ये अधातु है तो ये क्या बना रही है, ऋणात्मक आयन बना रही है। अब चूंकि ये धातु है तो ये इलेक्ट्रॉन दे रही है तो इसलिए धनात्मक आयन है इसका, ये अधातु है तो ये इलेक्ट्रॉन ले रही है तो ये ऋणात्मक आयन है। तो जब ये धनात्मक आयन बना रही है और ये ऋणात्मक आयन बना रही है तो इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण हमने किस प्रक्रिया में पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि NaCl कैसा बॉन्ड है, तो NaCl कैसा है, आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में ही इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक परमाणु क्या करता है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो धनात्मक आयन बन जाता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो ऋणात्मक आयन बन जाता है, और इस तरीके से दोनों के बीच जब इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है तो इसमें आयनिक बॉन्ड बनता है। तो NaCl में कैसा बॉन्ड बन रहा है, तो NaCl में याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड बन रहा है। क्लियर? चलिए, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, RBCs का मुख्य काम क्या होता है ह्यूमन बॉडी में RBC का मुख्य काम क्या होता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन, भोजन का पाचन, ऊर्जा का निर्माण, हार्मोन का निर्माण। आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आरबीसी को जाना जाता है एरिथ्रोसाइट्स के रूप में। और ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है कि आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। जैसे डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जानते हैं, तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। प्लेटलेट्स को किस रूप में जाना जाता है, तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। इसी तरीके से जो आरबीसी है आपकी बॉडी में वो क्या काम करती है, तो आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन। और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किसकी सहायता से होता है, तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी द्वारा किया जाता है। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन। ये आपको याद रखना है कि आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। क्लियर? तो क्या जाना आपने कि आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इनका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। और ये किसकी हेल्प से ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, तो आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होती हैं आरबीसी। आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आरबीसी को जाना जाता है एरिथ्रोसाइट्स के रूप में। तो कभी सवाल आ जाए कि एरिथ्रोसाइट्स के रूप में किसे जाना जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है आरबीसी को। क्लियर? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। कितना होता है इनका जीवन काल, 120 दिन का। और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। क्लियर? तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा।
तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, हीमोग्लोबिन की मदद से करती हैं। एरिथ्रोसाइट्स इनका उपनाम है। 120 दिन इनका जीवन काल होता है। क्लियर। और WBCs के नाम भी याद रखिएगा। WBC का नाम ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर। कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है बताइए। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? लीवर से, पैंक्रियास से, हृदय से, किडनी से। तो मैं कई बार बता चुकी हूँ इंसुलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? पैंक्रियास से रिलीज होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? आपके ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना। आपके ब्लड में क्या करना? आपके ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना। इंसुलिन का काम क्या है? आपके ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का। और कहाँ से रिलीज हो रहा है इंसुलिन? अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास से रिलीज हो रहा है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? जल्दी बताइए, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियर एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और नन ऑफ द अबव। बताइए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए कैसी संरचना है? तो आपको बता दें डीएनए कैसी संरचना है। डीएनए डबल हेलिक्स की संरचना है। डबल हेलिक्स की संरचना है। और डीएनए के डबल हेलिक्स की खोज किसने की थी? तो वॉटसन और क्रिक ने की थी। वॉटसन एंड क्रिक ने की थी। और आपको ये बता दूं मैं कि अभी नवंबर 2025 में ये जो डीएनए के डबल हेलिक्स की खोज करने वाले थे वॉटसन, इनका निधन हो चुका है। तो हो सकता है सवाल पूछे कैसी होती है इसकी संरचना डीएनए की? ऐसी डबल हेलिक्स संरचना होती है, ये सर्पिलाकार संरचना होती है। और डीएनए के डबल हेलिक्स की खोज करने वाले कौन थे? वॉटसन और क्रिक थे। और यही वॉटसन है जिनका अभी नवंबर 2025 में हाल ही में निधन हो चुका है। और डीएनए पढ़ रहे हैं तो आरएनए भी पढ़ना चाहिए। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या काम करता है? तो आरएनए का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का। डीएनए का क्या काम होता है? तो ये आपकी बॉडी में आनुवंशिक जानकारियों को स्टोर करने का काम करता है। तो डीएनए का क्या काम होता है? आपकी बॉडी में आनुवंशिक जानकारियां स्टोर करना, आनुवंशिक जानकारियों को स्टोर करने का काम करता है। क्लियर। इतनी चीजें पता चली। और हाँ, और डीएनए का प्रोटीन संश्लेषण का काम। तो इतना अंतर आपको बेसिकली डीएनए और आरएनए में पता होना चाहिए कि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के डबल हेलिक्स की खोज वॉटसन और क्रिक ने की थी। डीएनए का काम होता है आनुवंशिक जानकारियों को स्टोर करना। और आरएनए का क्या काम होता है? तो आरएनए का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का काम करना। तो सबसे पहले तो इनका फुल फॉर्म याद रखिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और खोज याद रखिएगा कि डीएनए के डबल हेलिक्स की खोज किसने की थी? वॉटसन और क्रिक ने की थी, क्योंकि अभी ही वॉटसन का हाल ही में निधन हुआ है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रक्त में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आपके ब्लड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है आप सबके सामने। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। आपका जो ब्लड है, आपका जो रक्त है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखिएगा आपके ब्लड में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन जो रक्त का जो प्लाज्मा होता है उसमें घुली हुई अवस्था में होती, प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में होती, घुली हुई अवस्था में। और यही नाइट्रोजन है जो आपके वायुमंडल में भी सबसे ज्यादा पाई जाती। तो यही नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में भी सबसे ज्यादा पाई जाती है, लगभग 78%। और यही नाइट्रोजन है जो आपके ब्लड में भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है और प्लाज्मा में ये घुली हुई अवस्था में होती है। प्लाज्मा क्या होता है? एक तरल भाग होता है जिसमें पानी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये प्लाज्मा हमारी बॉडी में जो परिवहन होता है पोषक तत्वों का, इसमें सहायक भी होता है। अभी हम जानेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखिएगा आपके ब्लड में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो रक्त में सबसे ज़्यादा घुली हुई अवस्था में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। आपके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा कि आपके वायुमंडल में भी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है और आपके ब्लड में, आपके रक्त में भी घुली हुई अवस्था में, कहाँ? प्लाज्मा में। तो घुली हुई अवस्था में भी सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? यही नाइट्रोजन पाई जाती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है?
विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। मुझे बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है, ये रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? विटामिन के। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, जिसे कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं या नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? आपकी जो मसूड़े हैं उनसे खून आना, ये सब इस थोड़ा सा टॉलरेट करिएगा खांसी को मेरी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? हड्डियां कमजोर होती हैं, यानी कि रिकेट्स, तो हड्डियां कमजोर होती हैं। क्लियर? तो क्या पूछा था कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के मदद करता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, डी की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं, जिसे रिकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है? बताइए। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? ऑप्शन है आपके सामने, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या लाइसोसोम। आप मुझे ये बताइए, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है? आपके पौधे हैं, हाँ पौधे होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश का यूज करते हैं, हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, हाँ, और पानी लेते हैं, हाँ ठीक है। ये लेके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, हाँ, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बिल्कुल सही। तो अब पूछा क्या है? पूछा ये है कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है जिसमें पौधा है वो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके और पानी का यूज करके ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ये प्रक्रिया क्या है? ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है। इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ये जो ग्लूकोज बन रहा है वो कहाँ बनता है? तो याद रखिएगा, ये जो ग्लूकोज बन रहा है वो कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट में बनता है। क्लियर? तो वही पूछा था कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है। तो फोटोसिंथेसिस की तो पहले प्रक्रिया जानना था कि इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये जो ग्लूकोज बन रहा है ये कहाँ बन रहा है? सवाल ये था। तो ये ग्लूकोज कहाँ बन रहा है? तो ये ग्लूकोज क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है। क्लियर? और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट याद रखिएगा, जो पौधे की हरी पत्तियां होती हैं, पौधे की जो हरी पत्तियां होती हैं वहां पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पौधों में जो हरी पत्तियां होती हैं बेसिकली वहां पाया जाता है। और हरी पत्तियों में आपको पता होगा कि क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ पाया जाता है, और वही क्लोरोफिल पदार्थ होता है जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा अपनी सहभागिता प्रदान करता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उसी क्लोरोफिल के कारण होती है। क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस की ये जो प्रक्रिया थी इसमें जो ग्लूकोज बन रहा है ये कहाँ बन रहा है? तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पौधों का जो भी हरा हिस्सा होगा तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज कहाँ बन रहा है? ये प्रक्रिया थी, इसमें ग्लूकोज बना, इसलिए ग्लूकोज कहाँ बन रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो हरे भाग में, तो मतलब हरी पत्तियों में पाया जाता है। और वहीं क्या पाया जा रहा था? क्लोरोफिल भी। और यही क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए उपयोगी तत्व है या जिम्मेदार है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है मतलब कि जब पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ये जो ग्लूकोज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? वो यही क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब किस तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है? परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। जितनी प्रोटॉनों की संख्या है वही उसका परमाणु क्रमांक है। क्लियर? तो पूछा क्या है कि परमाणु नंबर 6 किसका है? कार्बन का है, नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, हीलियम का है। तो परमाणु क्रमांक 6 किसका है? तो मुझे आपको बताने की जरूरत है क्या? कार्बन परमाणु का जो नंबर है, परमाणु क्रमांक 6 है, वो किसका है? कार्बन का है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। नाइट्रोजन का कितना है? 7 है। ऑक्सीजन का कितना है? 8 है। हीलियम का कितना है? बताइए, हीलियम का कितना है? हीलियम का 2। तो ये परमाणु क्रमांक आपको याद रखने हैं। और परमाणु क्रमांक कितना है? मतलब प्रोटॉनों की संख्या इतनी है परमाणु के नाभिक में। तो कार्बन के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6, तभी उसका परमाणु क्रमांक 6 है। नाइट्रोजन में परमाणु प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 7, तभी उसका परमाणु क्रमांक 7 है। ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 8, तभी उसका परमाणु क्रमांक 8 है। और हीलियम का में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 2, तभी उसका परमाणु क्रमांक 2 है। हीलियम का 2 है।
तो किस तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाइए। कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण करता है? कौन सा जीव है जो फोटोसिंथेसिस करता है? कौन सा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण करता है? ऑप्शन है आप सबके सामने, बैक्टीरिया, मशरूम, एल्गी या जानवर। इसी को आप शैवाल भी लिख सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है? तो मैंने क्या बताया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या है? पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कौन सा जीव फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस की जाती है एल्गी या शैवाल द्वारा। तो फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है? एल्गी या शैवाल द्वारा। और मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए क्या ज़रूरी होता है? क्लोरोफिल। तो जब क्लोरोफिल ज़रूरी होता है तो इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, तभी तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है। तो याद रखिएगा इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए क्या ज़रूरी है? क्लोरोफिल ज़रूरी है। तो एल्गी में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। याद रखिएगा बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं, लेकिन बैक्टीरिया की सभी प्रजातियां प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। बैक्टीरिया की सभी प्रजातियां प्रकाश संश्लेषण नहीं करती हैं। मशरूम कवक ही है, कवक है तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। मशरूम क्या है? एक तरह का कवक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। एनिमल्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्लियर? तो प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है एल्गी और शैवाल के द्वारा। और क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन जिम्मेदार है? क्लोरोफिल। तो जब क्लोरोफिल जिम्मेदार है और एल्गी में हो रहा है प्रकाश संश्लेषण, तो इसमें क्या पाया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लियर? मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, जुकाम है। इतना ज़ोर देना पड़ रहा है बोलने के लिए, क्योंकि फिर वो माइक में प्रॉब्लम जाती है। अगर मैं धीमे बोलूँगी तो माइक में आवाज़ नहीं आएगी। तो जब इतना प्रयास आपके लिए किया जा रहा है और आपसे सिर्फ इतनी एक्सेप्टेशन की जा रही है कि इस वीडियो को आप उन लोगों तक पहुंचा देंगे या शेयर कर देंगे जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी वनडे एग्जाम में आता है, किसी भी स्टेट पीसीएस हो, इवन वो यूपीएससी ही क्यों ना हो, एग्जाम में आता है। तो साइंस का तो कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है अगर सिविल सर्विसेज की वनडे एग्जाम्स की, तो उसके सिलेबस का पार्ट होना ही होना है। तो जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आपके जान पहचान वाले, उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, तो कुछ मदद उनको भी मिल जाएगी। क्योंकि अभी अपने समाज में भी आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास साधन संसाधन उस तरह के नहीं है कि वो किसी तरह के पेड कोर्सेज या बैचेस को खरीद सके, लेकिन वो पढ़ना चाह रहे हैं, उनमें काबिलियत है, भगवान ने हमें साधन संसाधन दिए हैं तो हम पेड कोर्सेज ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास वो साधन संसाधन नहीं है, और लेकिन उनकी इच्छा शक्ति है कि उन्हें पढ़ना है, कुछ करना है, तो उन तक अगर ये वीडियो पहुंच जाएगा तो उनकी कुछ मदद हो जाएगी। तो उनको भेज दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए, तो कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण करता है? एल्गी, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। सभी तरह के बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। मशरूम एक तरह का कवक ही है, और जानवरों का तो फिर वो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए, क्षार धातुएं आवर्त सारणी के किस समूह में पाई जाती हैं? कोई एक स्टूडेंट है, मुझे आप कमेंट करिएगा, वो 2-3 बार से क्लास में बार बार कह रहे हैं कि मैम पीरियोडिक टेबल करवा दीजिए, मैम पीरियोडिक टेबल करवा दीजिए। मैं कमेंट सभी के पढ़ती हूँ, तो मैंने सोचा कि इस सेशन में पीरियोडिक टेबल की कुछ क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा रखनी चाहिए, ताकि आपको पीरियोडिक टेबल्स की जो चीज़ें आप कह रहे हैं तो वो इसमें कवर करा दी जाए। तो क्षार धातुएं आवर्त सारणी के किस समूह में पाई जाती हैं? समूह 2, समूह 18, समूह 1, समूह 16। तो बताइए क्षार धातुएं कहाँ पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, क्षार धातुएं कहाँ पाई जाती हैं? समूह 1 में पाई जाती हैं। समूह 2 में कौन सी होती हैं? क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं समूह 2 में। क्लियर? समूह 18 उत्कृष्ट गैसें होती हैं, निष्क्रिय गैसें होती हैं। उत्कृष्ट गैसें या निष्क्रिय गैसें होती हैं समूह 18 में। तो याद रखिएगा कि क्षारीय धातुएं किस में सम्मिलित होती हैं? तो क्षारीय धातुएं होती हैं समूह 1 में, जिसमें सोडियम है। हाँ, मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब किस में शामिल होते हैं? ये सब समूह 1 में शामिल होते हैं। क्लियर? क्षारीय मृदा धातुएं किस में होती हैं? समूह 2 में होती हैं। समूह 18 में उत्कृष्ट गैसें होती है, जिसे निष्क्रिय गैसों के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी चीजें आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि किस आवर्त सारणी में कौन से तत्व हैं, या किस समूह में किस तरह के तत्व हैं। क्लियर?
और 18 हीलियम, नियॉन, ये सब 18 में पाई जाती हैं। इन्हें उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है या निष्क्रिय गैसों के नाम से भी जाना जाता है। तो आवर्त सारणी के किस समूह में क्षार धातुएं हैं? तो क्षार धातुएं समूह 1 में, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। क्लियर? और समूह 2 में क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं पूछेगा तो समूह 2 में है। 18 पूछेगा तो उत्कृष्ट गैसें हैं, हीलियम है, नियॉन है, ये सब समूह 18 में पाई जाती हैं, नियॉन है ये सब। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा किसे कहा जाता है? बताइए, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहा जाता है? केवल गतिज ऊर्जा को, केवल स्थितिज ऊर्जा को, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों को, तापीय ऊर्जा को? तो देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी गतिशील वस्तु है उसमें पाई जाने वाली जो ऊर्जा है, उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसमें, उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? मान लीजिए ये वस्तु है, ये स्थिर रखी हुई है, ये अपनी स्थिति बनाए हुए है, इसकी में जो ऊर्जा लग रही है इसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसकी गति के कारण जो उसमें ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा है। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा इसी गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा क्या है? गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, योग होती है। और गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा है, और स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा है, और इनका योग क्या कहलाता है? इनका योग कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहा जाता है? गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग को कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। याद रखिएगा ये चीज आप। और गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, और इन दोनों का जो योग होता है वो क्या कहलाता है? वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। क्लियर? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है वो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। धातु के अणुओं के बीच किस प्रकार का बॉन्ड होता है? धातु के अणुओं के बीच कैसा बॉन्ड होता है? बताइए, धातुओं के अणुओं के बीच कैसा बॉन्ड होता है? धात्विक, सहसंयोजक, आयनिक, हाइड्रोजन। आयनिक तो हमसे अच्छे से बनने लग गया। आयनिक हमने पढ़ा है कि एक परमाणु है, वो इलेक्ट्रॉन देता है तो धनात्मक आयन बना लेता है, एक लेता है तो वो ऋणात्मक आयन बना लेता है। इस तरीके से आयन बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है और आयनिक बॉन्ड बनता है। क्लियर? अब आता है कि धातु के अणुओं के बीच किस प्रकार का बंधन होता है। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि धातु के अणुओं के बीच किस प्रकार का बंधन होता है। तो नाम से क्या समझ में आ रहा है? धातु के अणुओं के बीच है तो कैसा बॉन्ड बनेगा? धात्विक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि धातु के अणुओं के बीच में है। सहसंयोजक बंध में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं। जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो साझा होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है, हस्तांतरण होता है, ऋणात्मक और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। क्लियर? तो धातु के अणुओं के बीच किस प्रकार का बंधन होता है? धात्विक बॉन्ड होता है। क्लियर? चलिए, किस प्रकार के ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वही है कि ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किस में होती है। तो हमने जाना था कि ध्वनि कैसी तरंग है। हमने क्या जाना था? ध्वनि कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कैसी है? यांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंगों को बहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। और वो माध्यम कैसे होते हैं? वो माध्यम ठोस भी हो सकता है, वो माध्यम द्रव भी हो सकता है, और वो माध्यम गैस भी हो सकता है। और ध्वनि सबसे ज़्यादा किस माध्यम में बहती है? तो ध्वनि सबसे ज़्यादा किस माध्यम में बह रही थी? ठोस। अब हमें देखना है कि इसमें से ठोस कौन सा है। तो ठोस कौन सा है? लोहा। तो ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में बहेगी? लोहे में बहेगी। और ये भी याद रखना है, पूछा जाता है कि ध्वनि कैसी तरंग है, तो ध्वनि यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंगों को बहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो यांत्रिक तरंगों को बहने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्लियर? चलिए, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा किसे कहा जाता है? बताइए। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? चलती वस्तु में ऊर्जा, स्थिर वस्तु में ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा। तो मैंने क्या बताया था? गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी भी गतिमान स्थिति में या चलती वस्तु में जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। स्थिर वस्तु में जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। तो स्थिर वस्तु में जो ऊर्जा है वो क्या कहला रही है? स्थितिज ऊर्जा कहला रही है। और चलती वस्तु में जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्लियर? चलिए, तो पूछा क्या था? गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो चलती हुई वस्तु में या गतिमान वस्तु में जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है, और स्थिर वस्तु में जो ऊर्जा है स्थिर ऊर्जा है। तो पूछा क्या था? गति। तो गतिज ऊर्जा किसमें है? चलती हुई वस्तु में जो ऊर्जा है, यानी कि गतिमान अवस्था में जो ऊर्जा है वो क्या है? गतिज ऊर्जा है। क्लियर? चलिए, F = ma किस नियम का सूत्र है?
F इक्वल टू एम ए किस नियम का सूत्र है, बताइए जल्दी। F इक्वल टू एम ए किस नियम का सूत्र है? ऑप्शन है न्यूटन का दूसरा नियम है, पहला नियम है, तीसरा या कूलाम्ब का नियम है, बताइए। F इक्वल टू एम ए किसका नियम है? अभी हमने पढ़ा था कि F इक्वल टू एम ए न्यूटन का दूसरा नियम है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? F इक्वल टू एम ए। न्यूटन का पहला नियम क्या था? तो न्यूटन का पहला नियम था जड़त्व का नियम, कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो जाए। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? कि किसी भी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जैसे रॉकेट, तो रॉकेट का उड़ना क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम है। तो F इक्वल टू एम ए क्या है? तो F इक्वल टू एम ए किसे दर्शाता है? F इक्वल टू एम ए न्यूटन के दूसरे नियम को दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का दूसरा नियम। चलिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन है लीवर, त्वचा, हृदय, फेफड़े। यहाँ पे थोड़ा सा दो ट्रिक्स है, क्या? थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है आपकी स्किन यानी कि त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। क्योंकि अगर आप अपनी स्किन को देखेंगे तो आपकी जो स्किन का पार्ट है वो आपकी बॉडी के मैक्सिमम पार्ट में है, तो आपकी बॉडी का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। लेकिन अगर पूछ लेता कि आपकी बॉडी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, मान लीजिए पूछ लेता कि आपकी बॉडी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, आपकी बॉडी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो फिर आप क्या लगाते? तो आपकी बॉडी का जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है वो क्या हो जाता है? आपका लीवर हो जाता है, यानी कि यकृत हो जाता। तो याद रखिएगा कि अगर पूछ लेता कि आपकी बॉडी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, आंतरिक अंग, तो आंतरिक अंग क्या हो जाता? लीवर हो जाता। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, क्योंकि आंतरिक तो पूछा नहीं है, सिर्फ इतना बोला है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बताइए। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? आपकी त्वचा, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो आपकी बॉडी के मैक्सिमम पार्ट में है, तो आपकी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? त्वचा है। लेकिन अगर यही पूछ लेता कि आपकी बॉडी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिक पकड़ना था कि आंतरिक अंग कौन सा है, तो आपका लीवर है, ये याद रखना है आपको। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है लीवर और सबसे बड़ा अंग है त्वचा। क्लियर? तो दोनों में अंतर थोड़ा सा याद रखिएगा। कूलाम्ब का नियम किससे संबंधित है? अभी आपने कितने नियम पढ़े? अगर हम नियम की बात करें तो हमने ओम का नियम जाना, V इक्वल टू आई आर, हमने बॉयल का नियम जाना कि किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्या है? कूलाम्ब का नियम। तो कूलाम्ब का नियम किससे संबंधित है बताइए? विद्युत धारा से, विद्युत शक्ति से, विद्युत आवेशों के बीच बल से, या चुंबकत्व से? मुझे बताइए कि जो कूलाम्ब का नियम है वो किससे संबंधित है? किन्हीं दो विद्युत आवेश के जो कण है उनके बीच लगने वाला बल है ये कूलाम्ब का नियम। देखिए क्या कहता है कूलाम्ब का नियम, कि किन्हीं भी दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल, आवेशित कणों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल किसके? उनके आवेशों के, उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। इसलिए मैं लिख रही हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं आसानी से। समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक सेकेंड। और उनके बीच की दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इसे सूत्र से लिखें, मान लीजिए अगर हम इसे सूत्र के फॉर्म में लिखें तो ये क्या लिखेंगे? F इक्वल टू किसके प्रोपोर्शनल है? किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। ये है बल, किसके समानुपाती है? उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। आवेश मान लीजिए Q1 है, Q2 है, उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये होता है कूलाम्ब का नियम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। किसी भी दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है वो उनके आवेशों के गुणनफल, आवेश क्या है? Q1 और Q2,
उनके आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब कूलाम्ब का नियम किससे संबंधित है? अब आपको बताने की जरूरत है क्या मुझे कि कूलाम्ब का नियम किससे संबंधित है? दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। किससे संबंधित है? दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल से संबंधित है। तो कूलाम्ब का नियम किससे संबंधित है? किन्हीं भी दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। और कूलाम्ब का नियम क्या कहता है कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के, आवेश मतलब Q1 और Q2, आवेशों के गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ? कारण है, ये आ जाएगा सूत्र आपके एग्जाम में और बोलेगा ये जो सूत्र है वो किसे दर्शा रहा है, ओम के नियम को, बॉयल के नियम को, या कूलाम्ब के नियम को। तो अगर आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि किसी भी दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है वो उनके आवेशों के गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये कूलाम्ब का नियम। अभी एक ऐसा क्वेश्चन आया था इसके पहले, लिखा हुआ था कि V = IR किसका सूत्र है? तो आपने क्या लगाया? ओम का नियम का, क्योंकि आपको ओम के नियम का सूत्र पता है। तो इसी तरीके से कभी कभी सूत्र भी दे देता है ये कि ये किसका नियम है, ये जो सूत्र है वो किस नियम को दर्शा रहा है। तो अगर आपके दिमाग में ये बात है कि कूलाम्ब का नियम कहता है कि किसी भी दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उनके दोनों के आवेशों के गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये है कूलाम्ब का नियम। तो आप इसको देखते ही लगा के चले आएंगे कि अरे ये तो कूलाम्ब का नियम। सवाल क्या था? कूलाम्ब का नियम किससे संबंधित है? विद्युत धारा से। आपको कहीं विद्युत धारा दिख रही है? इसमें आवेश दिख रहा है, दूरी दिख रही है, बल दिख रहा है। विद्युत शक्ति से आपको कहीं विद्युत शक्ति सूत्र में दिख रही है? नहीं। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से तो अब आपको बल दिख रहा है, आपको विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला ये बल दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से कूलाम्ब का नियम संबंधित है। बल न दिया होता, आवेश दिया होता तो आवेश राइट आंसर होता, दूरी दी होती तो दूरी राइट आंसर होती। इस वजह से सूत्र जानना जरूरी होता है किसी भी नियम का। इस तरीके से पूछे जाते हैं सवाल कि कूलाम्ब का नियम किससे संबंधित है? मान लीजिए बल न देता, लिख देता आवेशों से, तो बिल्कुल आवेशों से संबंधित था। तो कूलाम्ब का नियम क्या कहता है कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, बल मतलब ये उनके आवेशों के गुणनफल के, ये आवेश हैं, आवेशों के गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कूलाम्ब का नियम। क्लियर? तो याद रखिएगा, अब कूलाम्ब का नियम कभी नहीं भूलेगा कि किन्हीं भी दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम्ब का नियम है। कूलाम्ब के नियम में स्थिर वैद्युत बल होता है, आवेश होता है और दूरी होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी एक क्वेश्चन में इतना टाइम देने की आवश्यकता सिर्फ इसलिए है कि वो चीज आपको याद हो जाए। पानी में कौन सा यौगिक है जो अधिक आसानी से घुलता है? ऑप्शन है आप सबके सामने, ध्रुवीय, गैर ध्रुवीय, दोनों या कोई नहीं। पानी में कौन सा यौगिक है जो अधिक आसानी से घुल जाता है? बताइए। पानी कैसा है? पानी क्या है? याद रखिएगा, ये जो पानी है आपका ये ध्रुवीय विलायक है। पानी क्या है? ध्रुवीय विलायक है। और याद रखिएगा ध्रुवीय विलायक में कौन से यौगिक आसानी से घुलते हैं? ध्रुवीय विलायक में हमेशा ध्रुवीय यौगिक ही आसानी से घुलते हैं, ध्रुवीय यौगिक आसानी से घुलते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो गैर ध्रुवीय विलायक होते हैं, गैर ध्रुवीय विलायक होते हैं, उसमें कौन से यौगिक आसानी से घुलेंगे? तो उन विलायक में गैर ध्रुवीय यौगिक ही घुलेंगे। तो जिस तरह का विलायक उस तरह के यौगिक उसमें घुलेंगे। क्लियर? गैर ध्रुवीय यौगिक ही घुलेंगे उसमें। अब मैंने क्या कहा? जिस तरह का विलायक होगा उसमें उसी तरह के लोग घुलेंगे। तो पानी में कौन सा यौगिक घुलेगा? तो अब आपको पता चल चुका है कि पानी कैसा है। अब आपको पता चल गया कि पानी ध्रुवीय विलायक है। तो अगर पानी ध्रुवीय विलायक है तो उसमें क्या, किस प्रकार के यौगिक घुलेंगे? ध्रुवीय यौगिक। और हमने क्या जाना कि अगर गैर ध्रुवीय विलायक है तो उसमें कैसे यौगिक घुलेंगे? गैर ध्रुवीय यौगिक घुलेंगे। तो जिस तरह का विलायक होगा, ध्रुवीय विलायक है तो ध्रुवीय यौगिक घुलेंगे,
गैर ध्रुवीय विलायक है तो गैर ध्रुवीय यौगिक घुलेंगे उसमें, तो जिस तरह का विलायक है उसमें यौगिक भी उसी तरह के घुलेंगे। अब देख लेते हैं कि पानी में कौन सा यौगिक घुलेगा, तो हम ये जान लेते हैं कि पानी कैसा विलायक है। तो पानी कैसा विलायक है? ध्रुवीय विलायक है। तो कौन से, अगर पानी ध्रुवीय विलायक है तो कैसे यौगिक घुलेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है ध्रुवीय यौगिक ही घुलेंगे, क्योंकि ध्रुवीय यौगिक में ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय यौगिक ही घुलते हैं, गैर ध्रुवीय विलायक में गैर ध्रुवीय यौगिक ही घुलते हैं। तो पानी में कैसे यौगिक घुलेंगे? तो हमने जाना कि पानी क्या है, पहले ध्रुवीय विलायक है या गैर ध्रुवीय विलायक है। तो आपने जाना कि पानी ध्रुवीय विलायक है, तो हम जानते हैं कि ध्रुवीय विलायक है तो ध्रुवीय में तो ध्रुवीय यौगिक ही घुलेंगे। तो अगर ध्रुवीय विलायक पानी है तो ध्रुवीय विलायक में कैसे यौगिक घुलेंगे? ध्रुवीय यौगिक ही घुलेंगे। तो पानी ध्रुवीय विलायक तो कैसे यौगिक? ध्रुवीय यौगिक। तो पानी में कैसे यौगिक घुलेंगे? ध्रुवीय यौगिक घुलेंगे। चलिए, मान लीजिए मैंने इसलिए इतना थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे बताया, मान लीजिए सवाल आ जाए कि ध्रुवीय यौगिक है उसमें कैसे यौगिक, ध्रुवीय विलायक है उसमें किस प्रकार के यौगिक घुलते हैं, ध्रुवीय यौगिक, गैर ध्रुवीय यौगिक। तो आपको पता है कि ध्रुवीय विलायक है ना तो उसमें ध्रुवीय यौगिक ही घुलेंगे, बस बात खत्म। यही था कि पानी ध्रुवीय विलायक है तो उसमें ध्रुवीय यौगिक ही घुलेंगे। चलिए, निष्क्रिय गैसों का समूह क्या है? मैंने बताया था निष्क्रिय गैसों को उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है। निष्क्रिय गैसों का समूह किसे कहते हैं? समूह 1 को, समूह 2 को, समूह 18 को, समूह 14 को। निष्क्रिय गैसों का समूह कहा जाता है समूह 18 को, और समूह 18 को ही क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट गैसें। क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है, और इसे ही क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैसें। निष्क्रिय गैसें कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी गैसें शामिल होती हैं? जैसे मान लीजिए नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ये सब इसमें शामिल होते हैं। समूह 1 में मैंने क्या बताया था? क्षारीय धातुएं शामिल होती। समूह 1 में क्षारीय धातुएं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। 2 में कौन सी थी? क्षारीय मृदा धातुएं थी। आवर्त सारणी की बात हो रही है, ये क्षारीय मृदा धातुएं। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। निष्क्रिय गैसों का समूह कौन सा है? आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों का समूह है 18। इन्हें ही उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है, जैसे नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन। क्लियर? ये होती हैं निकृष्ट गैसें। और इसमें समूह 1 में क्या है? क्षारीय धातुएं हैं, समूह 2 में क्षारीय मृदा धातुएं हैं। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो समूह 18 के तत्व होते हैं, इसमें जो बाहरी कोश है, बाहरी कोश पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि कौन से समूह में बाहरी कोश है वो पूरा भरा हुआ होता है। तो बाहरी कोश पूरा भरा हुआ किन में रहता है? यही समूह 18 में। क्लियर? तो बाहरी कोश सबसे पूरा भरा हुआ किस में होता है? 18 में होता है। क्लियर? सीधी सी बात है, आपको ये चीज़ पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है या बनाया जाता है तो उसके पहले उसमें कितने, मान लीजिए ये 3 मैंने चक्र बनाए किसी भी परमाणु के। परमाणु की पहली कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। परमाणु की दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 हो गए। समूह 18 है, इसमें मान लीजिए आपने 8 और बना लिए, तो ये तो फुल भर गया ना। तो सीधी सी बात है, जो समूह 18 होगा उसमें जो बाहरी कोश है वो कैसा होगा? पूरा भरा हुआ होगा। क्लियर? इसी वजह से इन्हें निकृष्ट गैसें कहा जाता है, जिसमें नियॉन है, ऑर्गन है, ये सब शामिल होते हैं। अगला सवाल है F = G m1/m2r² किस नियम का सूत्र है? जो क्वेश्चन हमने एक बार किया था लेकिन दूसरे फॉर्म में किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये, न्यूटन का दूसरा नियम है, कूलाम्ब का नियम है, कार्य का नियम है। तो याद रखिएगा कि क्या लिखा हुआ? F = G m1/m2r²। हमने ये क्या जाना था? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसे क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ये दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ये। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको क्या इसको किस नाम से जाना जाता है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। क्लियर? याद रखिएगा।
तो F इक्वल टू जी m1 अपॉन m2 अपॉन आर स्क्वायर क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण का एक सार्वभौमिक नियम है जिसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, न्यूटन के द्वारा किया गया था। और इसमें क्या बताया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर होता है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान और उनकी दूरी के मतलब उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। तो ये सूत्र है गुरुत्वाकर्षण नियम का, ये जरूर याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का ये सूत्र है जिसमें F क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, G क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, m1 m2 क्या है, दोनों वस्तुओं पर लगने वाले द्रव्यमान का गुणनफल है, और R क्या है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी का वर्ग है। क्लियर। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। ये क्या दर्शाता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को ये सूत्र दर्शाता है। और ये भी पूछ सकता है जिसमें m1 m2 क्या है, तो m1 m2 दोनों वस्तुओं के बीच का, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान है, द्रव्यमान का गुणनफल है, और ये r क्या है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। क्लियर। तो कभी कभी सूत्र दे देता है और कहता है ये सूत्र किसे दर्शा रहा है, तो ये न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को दर्शा रहा है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुंह से होती है, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड किस ब्लॉक के तत्व हैं, बताइए। जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड हैं वो किस ब्लॉक के तत्व हैं, आवर्त सारणी का सवाल है ये। पी ब्लॉक के, एस ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के, बताइए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड किस ब्लॉक के तत्व हैं। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आपने आवर्त सारणी में देखा होगा कि आवर्त सारणी से नीचे की ओर एक अलग से एक तालिका दी होती है, वो तालिका में किस ब्लॉक के तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड किस ब्लॉक के तत्व है, तो ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड आवर्त सारणी में जो नीचे की ओर एफ ब्लॉक के अंतर्गत ये कहाँ होते हैं, ये आवर्त सारणी में नीचे की ओर ये जो तत्व होता है, आवर्त सारणी में नीचे की ओर होता है, ये अलग ब्लॉक होता है, नीचे की ओर अलग ब्लॉक एफ ब्लॉक, उसमें ये तत्व होते हैं। आवर्त सारणी में नीचे की ओर होता है एफ ब्लॉक, उसमें ये तत्व शामिल होते हैं। तो लैंथेनाइड एक्टिनाइड किस ब्लॉक के तत्व हैं, तो एफ ब्लॉक के तत्व हैं। क्लियर। और आवर्त सारणी में ये जो एफ ब्लॉक होता है वो कहाँ की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। तो याद रखिएगा लैंथेनाइड एक्टिनाइड किसके तत्व हैं, एफ ब्लॉक के तत्व हैं। क्लियर। और एफ ब्लॉक अलग होता है आवर्त सारणी से नीचे की ओर। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में टोटल कितने कक्ष होते हैं, बताइए। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो मानव हृदय में टोटल कितने कक्ष होते हैं, आप सब जानते हैं 4 कक्ष होते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा काम जान लीजिए। 4 कक्ष में क्या होते हैं, देखिए, एक होता है दायां अलिंद, दायां अलिंद और दायां निलय, दायां निलय। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बायां अलिंद और बायां निलय। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, मैंने पहले जो साइंस की क्लासेस डाली हैं उसमें मैंने थोड़ा सा इसको ब्रॉड लेवल पे समझाया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। कैसे सवाल पूछा जाता है कि ये बताइए ऑक्सीजन युक्त रक्त को कहाँ, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है वो कहाँ प्रवाहित होता है, या जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता वो कहाँ होता है। तो याद रखिएगा दायां अलिंद और दायां निलय, इसमें ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन रहित रक्त कहाँ होता है, दायां अलिंद और दायां निलय में। और बायां अलिंद और बायां निलय किसको प्रवाहित करते हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त को। ये सवाल पूछा जाता है और ये मैं बहुत ऊपर ऊपर का बता रही हूँ। मैंने इसके पहले जो साइंस की क्लासेस डाली हैं, अगर आप इस क्लास में पहली बार हैं तो जाके वो साइंस की क्लासेस देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा इसका मैकेनिज्म समझाया है कि कैसे दायां अलिंद और दायां निलय काम करते हैं और बायां अलिंद और बायां निलय काम करते हैं। हमारे बॉडी से जो ऑक्सीजन रहित रक्त है उसको लेने का काम होता है दाएं अलिंद का, फिर दायां निलय उसको फेफड़े तक ले जाता है, फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से लेता है बायां अलिंद, और पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम ऑक्सीजन युक्त रक्त का किसका होता है, बाएं निलय का। ये पूरा मैकेनिज्म समझाया है मैंने, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि पूछा जाता है कि ऑक्सीजन रहित रक्त को, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है वो कहाँ प्रवाहित होता है, तो वो दाएं अलिंद और दाएं निलय में प्रवाहित होता है। और जिस ब्लड में ऑक्सीजन है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है वो कहाँ प्रवाहित होता है, तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन है वो कहाँ प्रवाहित होता है, बाएं अलिंद और बाएं निलय और बाएं अलिंद में। तो दायां अलिंद और दायां निलय ऑक्सीजन रहित रक्त को, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है उसको प्रवाहित करता है, और बायां अलिंद और बायां निलय उस ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन है वो प्रवाहित करते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मानव हृदय में कितने कक्ष, 4। जिस ब्लड में ऑक्सीजन है उसको कौन प्रवाहित करेगा, बायां अलिंद और बायां निलय, क्योंकि ऑक्सीजन है जिसमें,
और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन रहित रक्त को, तो दायां लिंग और दायां विलय। और अच्छे से जानना है, इसके पहले साइंस की जो क्लास है उसमें जाके देखिए, ये सवाल को बहुत अच्छे से समझाया मैंने। पौधे में मुख्य खाद्य भंडारण का अंग कौन सा होता है? पौधे में जो मुख्य खाद्य भंडारण है वो कहाँ होता है? भोजन का जो स्टोरेज है पौधे में वो कौन करता है? जड़ करता है, तना करता है, पत्ता, फूल? बताइए, पौधे में जो खाद्य भंडारण है वो कौन करता है? तो याद रखिएगा, जो आपका पौधा है उसमें खाद्य भंडारण किसके द्वारा किया जाता है? तो जड़ के द्वारा किया जाता है। जड़ जो होती हैं वो भोजन को स्टार्च के रूप में स्टोर करती, भोजन को किस रूप में स्टोर करती हैं? तो स्टार्च के रूप में स्टोर करने का काम करती, स्टोर करने का काम करती हैं। तो मुख्य खाद्य भंडारण अंग कौन सा है? आपका जड़। और जड़ क्या करता है? ये भोजन को स्टार्च के रूप में स्टोर करने का काम करता है। पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तना पूरे बॉडी को पौधे को खड़ा रखने का काम करता है। तने के द्वारा ही जो पोषक तत्व है उसका प्रवहन बॉडी क्या, मतलब पेड़ की बॉडी की बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ तक होता है। और फूल आपके प्रजनन प्रक्रिया में काम आता है। तो याद रखिएगा, खाद्य भंडारण कहाँ होता है? खाद्य भंडारण आपके जड़ में होता है। भोजन किस रूप में स्टोर होता है? जड़ में स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। क्लियर? हर भाग का अलग अलग काम होता है। बीज और फल है वो प्रजनन का काम करते हैं। पत्तियां फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तना पौधे को सीधे खड़ा रखने का काम करता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर में कई बार बता चुकी हूँ, बार बार मैं नहीं बताऊंगी। पौधे में जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए, पौधे में जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधे में जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना, पानी और खनिज पदार्थों का अवशोषण करना, ऊर्जा उत्पादन करना या प्रजनन करना। देखिए, मान लीजिए ये पौधा है, इसमें ये इसकी जड़ें हैं, ये तना है और ये पेड़ है, ठीक है। इसमें जड़ क्या कर रही है? देखिए, यहाँ पे है ये मिट्टी आपकी, ये पूरी मिट्टी है। इस मिट्टी में क्या है? पोषक तत्व है। और जब आप पानी देते हैं तो मिट्टी को ही देते हैं, तो इसमें पानी भी है, ठीक है। तो ये जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी में हमने डाला पानी, तो मिट्टी में पोषक तत्व भी हैं और मिट्टी में पानी भी है। तो जड़ें क्या करती हैं कि मिट्टी और पानी को, मिट्टी से लेती हैं पोषक तत्व और पानी, और इसे पूरी बॉडी में पौधे के पहुंचाने का काम करती हैं। तो जड़ का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? पानी और खनिज पदार्थों का अवशोषण। तो क्या काम है जड़ का? पानी और खनिज पदार्थों को अवशोषित करना, क्योंकि ये जो मिट्टी है इसमें पोषक तत्व है, खनिज पदार्थ है, तो इनको जड़ क्या एब्जॉर्व कर रही हैं? पानी है, इसको भी एब्जॉर्व कर रही हैं और इसको पूरी बॉडी में पौधे के फैला रही हैं। तो जड़ का मुख्य काम क्या होता है? पानी और खनिज पदार्थों का अवशोषण करना। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ऑब्वियस सी बात है, पत्तियां, फोटोसिंथेसिस। प्रजनन किसके द्वारा होता है? फूल होते हैं, बीज होता है, उनके द्वारा ये प्रक्रिया होती है। तो जैसे मैंने बताया कि पौधे का हर भाग है वो अपना अलग अलग काम करता है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पौधे में जड़ का मुख्य कार्य क्या है? पानी और खनिज पदार्थों का अवशोषण करना। मिट्टी से पोषक पदार्थ और पानी को जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं और पौधे के विभिन्न भाग तक पहुँचाती हैं। तो जड़ का मुख्य कार्य क्या है? पानी और खनिज पदार्थों का अवशोषण। धातु में विद्युत का प्रवाह किस बंधन की वजह से होता है? बताइए, धातुओं में जो विद्युत का प्रवाह होता है वो किस बॉन्ड की वजह से होता है? सहसंयोजक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, धात्विक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड? बताइए, धातु में जो विद्युत का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है? बताइए। मुझे बताने की जरूरत है क्या कि जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं, विद्युत का प्रवाह हो रहा है मतलब आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं, तो विद्युत का प्रवाह किसके कारण होगा? तो ये आयनिक बॉन्ड के कारण होगा, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो क्या बनता है? ऋणात्मक आयन, और जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो क्या बनता है? धनात्मक आयन। और इसके कारण इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है और विद्युत का प्रवाह होता है। इस वजह से आयनिक बॉन्ड बनते हैं और इसी वजह से विद्युत का प्रवाह होता है। ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये फायदा होता है कि जब हम एक जगह सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, इसमें फ़ायदा ये होता है कि हमने आयनिक बॉन्ड की जितनी भी चीज़ें थी हमने जान ली। अब आयनिक बॉन्ड से कोई भी सवाल पूछे ना, हमसे बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि वो अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक परमाणु तो धनात्मक आयन बनाएगा, और अगर एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऋणात्मक आयन बनाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। हम अब जान रहे हैं चीज़ों को। पौधे में जल वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? जल का वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? जड़ से, पत्ती से, तने से, फूल से। मैं फिर एक बार जल्दी से ये बना देती हूँ। अब ये बताइए कि पौधे में जो जल वाष्पित होता है वो कहाँ से होता है? जल का वाष्पन कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा, पत्तियों में रंध्र होते हैं, इनसे जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। आपने सुना होगा पौधों का नाम
पर्णपाती वन। और पर्णपाती वन वो होते हैं जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? ताकि पानी को जो है एब्जॉर्ब, मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट में एब्जॉर्ब ना हो। तो उनके पर्णपाती वनों के पत्तियां गिराने का कारण क्या होता है कि पानी को स्टोर करके रखा जा सके, ताकि पत्तियों के माध्यम से पानी सबसे ज़्यादा उत्सर्जित वाष्पित हो रहा है तो वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं कि पानी का वाष्पन रोका जा सके। क्यों? क्योंकि जल वाष्पोत्सर्जन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? पत्तियों से होता है। पत्तियों में रंध्र होते हैं, उनसे होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो पर्णपाती वन होते हैं वो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्या रोकने के लिए? ये वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए। क्लियर? तो वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? पत्तियों से होता है, पत्तियों के रंध्रों से होता है, छिद्रों से होता है। क्लियर? इसीलिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन साल में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। चलिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? बताइए, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? ऑप्शन है आप सबके सामने। न्यूटन का पहला नियम है, ऊष्मा और ऊर्जा का नियम है, ऊर्जा का नियम है, कार्य का नियम है। क्या कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है। क्या कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? कि आप ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं, आप ना तो ऊर्जा को बना सकते हैं, ना तो आप ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है। रूपांतरण मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश को आपने किस में बदल दिया? विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। विद्युत ऊर्जा में आपने कैसे बदला सूर्य के प्रकाश को? सोलर पैनल लगा के। कैसे? सूर्य का प्रकाश लिया आपने, सोलर पैनल लगाए, अब सोलर पैनल के माध्यम से आपको क्या मिलने लग गई? बिजली मिलने लग गई। तो वही सौर ऊर्जा किस में परिवर्तित हो गई? विद्युत ऊर्जा में। तो ऊर्जा का एक प्रकार सूर्य का प्रकाश, सूर्य ऊर्जा, सूर्य का सौर ऊर्जा को आपने किस में बदल दिया? बिजली यानी विद्युत ऊर्जा में। तो ऊर्जा का क्या हो रहा है? एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो रहा है। तो ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है। ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। जैसे आप सोलर पैनल बहुत कॉमन हो गया है हर गांव में, हर घरों में, हर शहरों में। सूर्य का प्रकाश आ रहा था, वो सौर ऊर्जा थी, ठीक है। आपने सोलर पैनल लगाया, उस सोलर पैनल से अब आपको पूरे घर में बिजली मिल रही है, तो वो सौर ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई? विद्युत ऊर्जा में। तो ऊर्जा का क्या हुआ? कन्वर्जन हुआ। ऊर्जा क्या हुई? ऊर्जा रूपांतरित हो गई। जो सूर्य ऊर्जा थी वो अब क्या हो गई? अब वो विद्युत ऊर्जा हो गई। तो ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, और यही कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्लियर? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है। ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से, जैसे सौर ऊर्जा थी, हमने सोलर पैनल के माध्यम से उसे किस में बदल दिया? विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। अब हमको बिजली मिल रही है उससे। तो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण ही संभव है। यही कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है। ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। जैसे सौर ऊर्जा का रूपांतरण हमने किस में कर लिया? सौर ऊर्जा थी, सोलर पैनल लगाया, अब हमारे घरों में बिजली मिल रही है, मतलब उसे विद्युत ऊर्जा में हमने कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉयल का नियम के अनुसार इसका प्रयोग कब होता है? बॉयल का नियम हमने पढ़ा है, अब चूंकि हमने पढ़ा है तो अब हमें दिक्कत नहीं होगी। बॉयल का नियम कब ज्ञात किया जाता है? ताप परिवर्तन होने पर, तापमान स्थिर होने पर, दाब स्थिर रहने पर, आयतन स्थिर रहने पर। ये क्वेश्चन मैंने वहां करवाया भी था। मैंने कहा था कि मान लीजिए बॉयल के नियम में ऐसा सवाल आ जाए, फिर हमने क्या जाना था कि किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है बॉयल के नियम में, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि एक बात याद रखिएगा, एक बात आपको क्या याद रखना है कि स्थिर तापमान पर है ये। कैसा है? स्थिर तापमान पर। तो यदि आपके क्वेश्चन सवाल आ जाए कि किस तापमान पर बॉयल का नियम ज्ञात किया जाता है, या किस स्थिति में बॉयल का नियम ज्ञात किया जाता है, स्थिर ताप पर, स्थिर दाब पर, स्थिर आयतन पर, करवाया था मैंने, तो वही सवाल पूछ लिया है। देखिए कि बॉयल का नियम किस में ज्ञात किया जाता है? तापमान स्थिर रहने पर, दाब स्थिर रहने पर, या आयतन स्थिर रहने पर। तो हमने पढ़ा था कि स्थिर तापमान पर किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बॉयल का नियम कहलाता है। तो कब होगा? तापमान स्थिर रहने पर। और ये मैंने कहा था कि इस तरह भी सवाल पूछ सकता है, उसने पूछ ही लिया। जरा सा पानी पी लिया जाए। तो बॉयल का नियम
का प्रयोग कब होता है? तो बॉयल के नियम का प्रयोग होता है तापमान स्थिर रहने पर। स्थिर तापमान पर किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आयतन बढ़ेगा तो उसका दाब घट जाएगा और यदि आयतन बढ़ेगा तो दाब बढ़ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो बॉयल का नियम का प्रयोग कब होता है? तापमान स्थिर रहने पर। ये फायदा होता है, हम कोई भी नियम पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, अगर हम उसे एक जगह पढ़ रहे हैं तो ये फायदा होता है कि एक जगह चीज़ों को पढ़ने का। अब हमने पढ़ा है बॉयल का नियम। अगर ऐसा भी सवाल आता है, एक जगह ऐसा भी सवाल पूछा गया था कि बॉयल के नियम के अनुसार, बॉयल के नियम के अनुसार यदि किसी गैस का आयतन बढ़ाया जाए, यदि किसी गैस का आयतन बढ़ाया जाए तो उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा सवाल पूछा था। तो अब चूंकि हमसे बॉयल का नियम आ रहा है, हमसे बॉयल का नियम बन रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई साहब, अगर बॉयल के नियम के अनुसार आप आयतन बढ़ा रहे हैं तो आयतन और दाब का जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो अगर आप आयतन बढ़ाएंगे तो दाब घट जाएगा। अब वो कहेगा अच्छा, मान लीजिए बॉयल के नियम के अनुसार मैंने दाब को बढ़ाया तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहेंगे दाब बढ़ा रहे हैं तो आयतन घट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। क्यों? क्योंकि आपके मन में क्लैरिटी है बॉयल के नियम को लेके कि ये है बॉयल का नियम, पूछो क्या पूछोगे। तो वही पूछा था कि बॉयल के नियम का प्रयोग कब होता है? तो याद रखिएगा, बॉयल के नियम का प्रयोग स्थिर तापमान पर किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापमान स्थिर रहने पर। अगला सवाल, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह कौन सा तत्व है? बताइए, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, ये कौन सा तत्व है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑक्सीजन, नियॉन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। परमाणु क्रमांक 17 किसका है? परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन का है, आप सब जानते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है। और नियॉन का कितना है? तो 10 है। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पूछ रहा है इस तरह के क्वेश्चन कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना? 17। ऑक्सीजन का कितना है? 8। नियॉन का कितना है? 10। नाइट्रोजन का कितना है? 7। तो किसका 17 पूछा था? तो 17 किसका है? 17 क्लोरीन का है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाइए। पौधों में स्टोमाटा का मुख्य काम क्या होता है? बताइए, पौधों में स्टोमाटा का मुख्य काम क्या होता है? मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना, गैसों का विनिमय करना, जल भंडारण करना, पोषक तत्वों का निर्माण करना। तो स्टोमेटा का मुख्य काम क्या होता है? बताइए। तो बताइए, पौधों में स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पौधों में स्टोमेटा का मुख्य काम होता है गैसों का विनिमय करना। गैसों का विनिमय मतलब पौधे क्या काम करते हैं? पौधे क्या काम करते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो गैसों का विनिमय मतलब पौधों में जो स्टोमेटा होता है वो क्या काम करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को क्या है? बाहर निकालता है। तो कभी पूछ ले कि कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, तो वो पौधे का कौन सा भाग करता है? तो वो पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है? स्टोमेटा द्वारा किया जाता है। आज आपकी एक क्लास में इतनी बार लाइट गई है, इतनी बार लाइट गई है कि अब ये तीसरी बार थी। तो पौधों में स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधों में स्टोमेटा का मुख्य काम होता है गैस का विनिमय, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। और वो पौधे के किस भाग द्वारा होता है, ये सवाल पूछा गया था। तो किस भाग द्वारा होता है? स्टोमेटा द्वारा होता है। क्लियर? तो पौधों में स्टोमेटा का काम क्या होता है? तो पौधे क्या काम करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो गैसों का विनिमय करना। तो स्टोमेटा का क्या काम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गैसों का विनिमय करना, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। क्लियर? ये काम किसका होता है? तो स्टोमेटा, याद रखिएगा, स्टोमाटा इसका होता है। क्लियर? तो इसका काम होता है गैसों का विनिमय करना। और चूंकि पौधे हैं तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन निकालेंगे, तो ये प्रोसेस होती है। फोटोन किस प्रकार का कण है? बताइए, फोटोन कैसा कण है? नाम आप सब ने सुना है फोटोन का। फोटोन कैसा कण है? फोटोन तत्व है, फोटोन प्रकाश कण है, फोटोन इलेक्ट्रॉन है, या फोटोन प्रोटॉन है? और फोटोन का नाम शायद ही होगा जो किसी ने नहीं सुना होगा। बताइए, जो फोटोन है वो क्या है? जो फोटोन है वो एक तरह के प्रकाश और जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं उनका मूलभूत कण है। विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होते हैं
उनका मूलभूत कण है। तो फोटोन किससे संबंधित है? फोटोन प्रकाश से संबंधित है और ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों का मूलभूत कण भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये विद्युत आवेश रहित होता है, इसमें किसी भी तरह का आवेश नहीं होता है। पूछा जाता है ये सवाल कि फोटोन कैसा होता है? विद्युत आवेश रहित होता है, आवेश रहित होता है, इसमें किसी भी तरह का आवेश नहीं होता है। तो फोटोन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा फोटोन क्या है? एक तरह का प्रकाश कण है और जो विद्युत चुंबक जैसे प्रकाश है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इनका मूलभूत कण जो माना जाता है वो फोटोन को कहा जाता है। फोटोन में किसी भी तरह का आवेश नहीं होता है। तो फोटोन किसका कण है? प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक मूलभूत कण है और ये आवेश रहित होता है, इसमें किसी भी तरह का आवेश नहीं होता है। ये हमेशा गतिमान अवस्था में रहता है, ये भी याद रखिएगा कि ये जो फोटोन है वो कैसे रहता है? फोटोन हमेशा गतिमान अवस्था में रहता है। तो फोटोन है क्या? प्रकाश का मूलभूत कण कह सकते हैं आप, विद्युत चुंबकीय विकिरण का मूलभूत कण कह सकते हैं आप। क्या फोटोन में किसी भी तरह का आवेश रहता है? तो नहीं, फोटोन आवेश रहित रहता है और फोटोन हमेशा गतिमान अवस्था में रहता है। तो फोटोन किस प्रकार का कण हो जाएगा? फोटोन एक तरह का प्रकाश कण हो जाएगा। प्रकाश का मूलभूत कण कह लीजिए जिसे फोटोन कहते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का मूलभूत कण कह लीजिए जिसे फोटोन कहते हैं। फोटोन में किसी भी तरह का आवेश नहीं होता है और फोटोन हमेशा गतिमान अवस्था में रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोन क्या है? प्रकाश कण है, प्रकाश का मूलभूत कण जिसे कहते हैं फोटोन। क्लियर? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? अब देखिए, आरबीसी हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। अब जब हम आरबीसी एक बार हमने पढ़ लिया है तो आरबीसी से कुछ सवाल पूछे हमसे बनेगा और हमने ये पढ़ा था कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन, 180 दिन। तो हमने क्या जाना था कि आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी को जाना जाता है एरिथ्रोसाइट्स के रूप में। किस रूप में आरबीसी को जाना जाता है? लाल रक्त कणिकाओं को तो एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। आरबीसी के बारे में और क्या बताया था? क्या काम करती हैं? ऑक्सीजन का परिवहन करती, हीमोग्लोबिन की सहायता से। तो ऑक्सीजन का परिवहन किनके द्वारा होता है? आरबीसी के द्वारा होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और ये हमने पढ़ा था वहाँ पे। और चूंकि हमने पढ़ा था जब, तो हमसे बनेगा क्योंकि हमने एक जगह सारी चीज़ें पढ़ ली थी। और डब्ल्यूबीसी को मैंने क्या बताया था किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट्स के। थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में किसे जानते हैं? प्लेटलेट्स को जानते हैं। क्लियर? तो लाल रक्त कोशिकाओं की अवधि 120 दिन होती है, इसे एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है और ये ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। रेड ब्लड सेल्स। गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच कार्य करता है? बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच कार्य करता है? ऑप्शन है केवल पृथ्वी और वस्तु के बीच, केवल पृथ्वी और वस्तु के बीच, केवल दो धातुओं के बीच, सभी द्रव्यमानों के बीच या केवल ग्रह और सूरज के बीच। गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच कार्य करता है? बताइए आप सब। याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हर उस चीज पर लागू है, हर उस चीज पर लागू है जिसमें द्रव्यमान है। तो याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल किस पर लागू है? गुरुत्वाकर्षण बल हर उस चीज पर लागू है जिसमें क्या है? जिसमें द्रव्यमान है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच कार्य करेगा? सभी द्रव्यमानों के बीच काम करेगा। उन सभी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता है जिसमें क्या है? जिसमें द्रव्यमान है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किस पे लागू होता है? उन सभी चीजों पर जिसमें द्रव्यमान होता है। क्लियर? चलिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच कार्य करता है? उन सभी वस्तुओं पर, उन सभी वस्तुओं पर जिनमें क्या है? जिनमें द्रव्यमान है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। पानी में घुलनशील नमक कौन सा है? पानी में घुलनशील नमक कौन सा है? बताइए, पानी में घुलनशील नमक कौन सा है? NaCl है, AgCl है, BaSO4 है, PbSO4 है। पानी में घुलनशील नमक कौन सा है? बताइए, पानी में घुलनशील नमक कौन सा होता है? पानी में घुलनशील होता है NaCl। क्यों? क्योंकि ये मजबूत आयनिक यौगिक होता है। सिर्फ इतना जानिए, बहुत सीधी सिंपल सरल सी बात है कि पानी में घुलनशील नमक पूछा है तो सबसे पहले तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे, क्या है मैं ब्रॉड लेवल पे समझाने जा रही थी, फिर मुझे लगा कि यहाँ पे उसकी प्रासंगिकता क्या है कि हम अब उसमें आपको ये बताएं कि इसमें धात्विक कण होते हैं जिसमें आयन बनते हैं, फिर उस हिसाब से वो पानी में घुलता है। सिर्फ इतना जानिए, पूछा क्या है? घुलनशील नमक कौन सा है। नमक क्या होते हैं?
एक तरह का लवण होता है। अब आप इसमें खुद देख लीजिए कि आपको इसमें कुछ क्षार के ऑप्शंस दिखाई देंगे, कुछ आपको इसमें लवण के ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि पानी में कौन सा घुलनशील है, NaCl। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, NaCl। क्लियर। तो इतनी ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपको ब्रॉड लेवल में जाना ही है तो याद रखिएगा कि जो NaCl होता है वो एक तरह का मजबूत आयनिक यौगिक होता है, और इसमें क्या होता है, ये ध्रुवीय यौगिक होते हैं एक तरह से, जो पानी ध्रुवीय यौगिक होते हैं जिन्हें पानी दो टुकड़ों में तोड़ देता है, इस वजह से ये इसमें आसानी से घुलनशील हो जाते हैं। इतना थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा मुझे पता था, इसी वजह से मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। तो पानी में घुलनशील नमक कौन सा है, सिर्फ इतना याद रखिएगा, NaCl है, पानी में घुलनशील नमक है, क्योंकि पानी में मजबूत आयनिक यौगिक होते हैं जो इस धात्विक बॉन्ड को आसानी से तोड़ देते हैं, इस वजह से नमक आसानी से पानी में घुल जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको मैकेनिज्म समझाने जाऊं तो आपके फिर इतनी लंबी क्लास हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। इससे बेहतर है सामने एग्जाम है, सीधे सिंपल सी बात समझते हैं। NaCl है, पानी है, आयनिक यौगिक है, उसे दो टुकड़ों में तोड़ेगा, जब उसका बॉन्ड टूटेगा तो अपने आप पानी में घुलनशील हो जाएगा, सीधी सी बात। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है, बताइए अधातु कौन सी है। सोडियम है, पोटेशियम है, सल्फर है, कैल्शियम। अधातु कौन सी। आपको पता है अधातु क्या कहलाते हैं, जो पहली बात तो कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। और अधातु के क्या गुण होते हैं कि वो ऋणात्मक आयन बनाते हैं। अब ऋणात्मक आयन बनाते हैं मतलब क्या ले रहे हैं, ये किसी से इलेक्ट्रॉन उधार लेते होंगे तभी तो ऋणात्मक आयन बनाते हैं। तो कभी पूछ लेता है, एक सवाल पूछा था कभी किसी एग्जाम में कि निम्नलिखित में से अधातुओं का गुण क्या होता है। तो याद रखिएगा कि अधातुओं के गुण क्या होते हैं कि ये विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। दूसरा, ये ऋणात्मक आयन बनाते हैं। ऋणात्मक आयन बना रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, जब ले रहे हैं तभी तो ऋणात्मक आयन बना रहे हैं। और अधातु में इनमें से कौन सा है, अधातु सल्फर है। क्यों, क्योंकि सोडियम तो भाई धातु है, पोटेशियम धातु है, कैल्शियम धातु है, तो अधातु कौन से हो जाएंगे, सल्फर। कुछ अधातुओं के उदाहरण याद रखिएगा, जैसे कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लियर। तो इतने याद रखिएगा कि ये सब क्या है, अधातु है। और याद रखिएगा अधातुओं के गुण, कि अधातुओं का गुण क्या होता है, जो अधातु होती है वो विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। दूसरा, ये ऋणात्मक आयन बनाते हैं। कभी कभी गुण पूछता है कि निम्नलिखित में से अधातुओं का गुण कौन सा नहीं है, तो अधातु क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाते हैं। क्लियर। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इस वजह से ये क्या बनाते हैं, ऋणात्मक आयन। पूछा था कहीं पे एक सवाल कि निम्नलिखित में से अधातुओं का गुण कौन सा नहीं है, तो लिखा हुआ था ये विद्युत के कुचालक होते हैं, बिल्कुल सही था, धातु का गुण है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाते हैं, बिल्कुल सही था। और शायद तीसरा कुछ ऑप्शन दिया, उदाहरण दिया हुआ था धातु का एक, और दिया हुआ था ये विद्युत के सुचालक होते हैं, तो नहीं, अधातु विद्युत के सुचालक नहीं, ये कुचालक होते हैं। क्लियर। तो निम्नलिखित में से अधातु कौन सी है, सल्फर। चलिए आगे बढ़िए। सबसे तेज गति से कौन चलता है, सबसे तेज गति से कौन चलता है, बताइए। अब बिल्कुल गला खत्म वाली स्थिति में जा रहा है मेरा। सबसे तेज गति से कौन चलता है, ध्वनि, पानी की लहर, प्रकाश या विद्युत धारा, बताइए। ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तेज गति किसकी होती है, बताइए। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तेज गति से कौन चलता है, तो याद रखिएगा पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तेज गति से चलता है निर्वात में प्रकाश। निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा होती है। निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, बताइए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तेज गति है। तो पूछ ले कि सबसे ज्यादा तेज गति किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा तेज गति पूरे ब्रह्मांड में किसकी होती है, निर्वात में प्रकाश की। तो निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे तेज गति किसकी होगी, सबसे तेज गति होती है प्रकाश की। तो निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की गति, ये सवाल पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तेज गति होती है यही, जब निर्वात में प्रकाश गति करता है। तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तेज गति से कौन चलता है, निर्वात में प्रकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सेशन था,
फाइनली मेरा वादा कंप्लीट हुआ आपसे कि मैंने जो वादा किया था कि एक साइंस की मैराथन क्लास में लेके आऊँगी, जिसमें आप सब कह रहे हैं कि जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, वो सब लाने का प्रयास किया मैंने। गला मेरा सही नहीं था, बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन भी हुआ होगा, आवाज़ के साथ भी थोड़ा सा कोई दिक्कत आई होगी तो टॉलरेट कर लीजिएगा। बस मेरा सिर्फ इतना आपसे अनुरोध रहता है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स करके बता दीजिएगा क्लास कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और ये क्लास आप कहाँ से देख रहे हैं। लाइक कर दीजिएगा ताकि अगले दिन क्लास लेने के लिए मैं मोटिवेट रहूं कि मुझे क्लास लेनी है, क्योंकि आप सब बहुत स्नेह दे रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी लाइक और कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपको ज़रूरत लगेगी, अगर आपको चैनल में कोई चीज़ मिल रही होगी तो वो आप वैसे भी सब्सक्राइब कर लेंगे, तो वो मैटर नहीं करता है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहती हूँ कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तब मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मान लीजिए मैंने आज क्लास डाली और कल मैं क्लास डाल रही हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी क्लास आ चुकी है? जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तब पता चलेगा कि हाँ, क्लास आ चुकी है। और सब्सक्राइब बस नहीं करना है, बेल आइकॉन दबा लेना है। तो जैसे ही बेल आइकॉन आप दबाएंगे तो जब क्लास जैसे अपलोड होगी तो आपको ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि न्यू क्लास अपलोड हो चुकी है। तो सब्सक्राइब सिर्फ उसके लिए ज़रूरी होता है कि जब नई क्लास आए तो आपको इन्फॉर्मेशन रहे उस चीज़ की कि नई क्लास आ चुकी है, क्योंकि आप बार बार जाके तो सर्च बार में जाएंगे नहीं, या आपको याद रहता है या नहीं रहता है। तो इसलिए ज़रूरी रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो कमेंट करके बता दीजिएगा क्लास कैसी लगी, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली ही क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए और चीज़ें हो जाएंगी। आज नहीं कल, लेकिन चीज़ें मिल जाती हैं एट द एंड हर व्यक्ति को। कोई भी व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, कोई भी बच्चा जो लगातार चीज़ों में लगा हुआ है, उसको एक ना एक दिन कोई माध्यम वो ऊपर वाला दे देता है। जो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं चाही हुई, उससे बहुत बेहतर चीज़ें आपको मिल जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी ने आपको उसके लिए तैयार किया हुआ है। तो बस खुद के साथ थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, खुद के साथ थोड़ा सा लॉयल रहिए, ऑनेस्ट रहिए कि आपको काम करना है, बाकी सब ऊपर वाले की इच्छा है, उनका देना ना देना। तो बस ऐसे ही खुश रहिए। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।